गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंसी वर्ल्ड। और मैं वेनकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ हाई स्कूल सीज़न 2 वन लाइफ प्ले का लास्ट पार्ट। यस, आज लास्ट पार्ट होने वाला है और आज के पार्ट का नाम है बिगनिंग। लाइक लास्ट पार्ट ज़रूर है बट पार्ट का नाम बिगनिंग है। एंड इस पार्ट में लिटरली में गाली है एंड ब्रूटल सीन तो नहीं है, आप तो इससे ज़्यादा देख लिए होंगे, सुनने में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मार पीट मैंने दिखाई है। और सीज़न 2 का ये लास्ट पार्ट आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ प्रोवाइड करने वाला है। फ्यूचर में आने वाले मैं ग्लिम्स भी आपको एंड में दिखाऊंगी, तो इस फैन फिक्सन के साथ बने रहिएगा। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, बट आप कान में ईयरफोन ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है। कहानी स्टार्ट होती है और हमें अपने सियालंग एंड चैंगलिंग और चैंगफेंग को दिखाया जाता है, जो तीनों साथ में थे। एंड वो ना लाइब्रेरी लाया था उन दोनों को ही। अभी जो सियालंग होती है ना, वो स्काई की तरफ देख रही होती है। चैंगलिंग कहता है आज का मौसम बड़ा अजीब है ना। जो सियालंग होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। चैंगफेंग कहता है ये मौसम आज हर जगह एक जैसा ही है। अभी जो अपनी सियालंग होती है वो अभी भी स्काई को देख रही होती है एंड कहती है ऐसा लगता है कि आज कुछ ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। चैंगलिंग सियालंग से कहता है सियालंग कुछ बुरा मत सोचो, चलो अंदर चलो। एंड वो अंदर जाने लगता है एंड सियालंग भी जा रही होती है। बट यस, स्काई कुछ ज़्यादा ही अजीब था। हमें अपने वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो सीधा चल रहा होता है और वहाँ पर ना बहुत सारी पत्तियाँ गिर रही होती है। वैन जब थोड़ी दूर और जाता है ना तो उसे एक लड़की की आवाज़ आती है जो कह रही होती है हेल्प, somebody प्लीज़ हेल्प। अभी वैन जैसे ही हेल्प की वॉइस सुनता है वो इग्नोर नहीं कर पाता है क्योंकि एक लड़की की वॉइस थी जो रो रही थी। वैन उस वॉइस को पीछा करने लगता है एंड वो लड़की अभी भी हेल्प ही मांग रही होती है। वैन उस लड़की को देख पाता है जो भाग रही होती है, जिसने हाई हील पहना था, जिस वजह से वो गिर रही होती है। वैन उसको संभालता है। जो वो लड़की होती है वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। वैन कहता है क्या हुआ है। अपनी वो लड़की कहती है कोई मेरा पीछा कर रहा है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर ले आया और उसके पास अभी मेरी दोस्त भी है, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ हेल्प। जो अपना वैन होता है वो कहता है पर कौन है वो। जो वो लड़की होती है वो कहती है आई डोंट नो, मैं तो बस इधर चल रही थी अपने दोस्त के साथ एंड वो जब ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो कहता है बुला लेना, मारू का दोस्त हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं उस दूसरे पर्सन को भी नहीं जानती। प्लीज़ मेरी दोस्त की हेल्प कर दो, प्लीज़ प्लीज़। कॉप को कॉल करो, मेरे पास फ़ोन नहीं है, उन्होंने उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया है। वैन केसिंग जैसे ही मारू सुनता है वो कहता है कहाँ पर है। वो लड़की कहती है तुम अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, प्लीज़ 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 कॉप को बुला दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दो, मैं कॉप को बुला देती हूँ प्लीज़। जो वैन होता है वो कहता है मैं हैंडल कर लूँगा। एंड वैन के पास अभी लिटरली में फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन भूल कर आ गया था। जो वो लड़की होती है वो कहती है क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। जो वैन होता है वो हाँ में से रिलाता है। वो लड़की सर पकड़ लेती है एंड कहती है तुम आगे जाओ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। आई नो तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगे, इट्स वेरी डेंजरस। एंड ये कहते ही वो लड़की आगे की तरफ जाने लगती है एंड वैन जिस रास्ते से वो लड़की आई थी उस रास्ते में जाने लगता है। वो इधर उधर देख रहा होता है बट उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, पर थोड़ी दूर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी तो वो वहाँ पर जाता है एंड एक लड़की खड़ी थी एकदम सीधा डरी हुई एंड आसपास बहुत सारे लड़के भी थे। और यस, उसने भी हील पहन रखा था, पर जो आगे जो भाग कर आ रही थी ना उसका ड्रेस छोटा था, बट इसने बहुत बैगी सा ड्रेस पहन रखा था, लूज़ लूज़ सा। जो वैन होता है वो उधर जाते हुए कहता है मारू को कौन जानता है। एंड वो बहुत गुस्से में था। वो जो बाइक पे बैठा हुआ लड़का होता है वो कहता है क्यों, तेरी बहन को भी उसने छेड़ रखा है क्या। एंड यस, छेड़ा तो है उसने।
मतलब गलत ही किया है। वैन केसिंग सीधा उस पर पंच मार देता है और वो लड़की एकदम डरी हुई लग रही होती है। अभी सारे लड़के वैन पे चढ़ जाते हैं एंड वैन बहुत बुरी तरीके से सबको मारता है एंड कह रहा होता है कि मारू कहाँ पर है, और वो गुस्से में ही कह रहा होता है। वो जो लड़की थी ना वो नीचे गिर गई होती है डर के कारण एंड वैन ने ये देखा था। वैन ने अपने गुस्से में उन सारे लड़कों को इतना मारा होता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जो वैन होता है वो उस लड़की के पास जाते हुए अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। वो जो लड़की होती है उसका हाथ पकड़ के अपने करीब लेते हुए कहती है, पर तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है, ताकतवर तो तुम दिख रहे हो, जब मैं तुम्हें उस बार जंगल में मारी थी तब तो बहुत कमज़ोर थे, चलो थोड़े से तो ताकतवर हो। वैन को कुछ समझ में नहीं आता है एंड वो जो लड़की है ना वैन के ऐसे नस को दबाती है कि वैन बेहोश हो गया होता है और वैन कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया था। जो लड़की होती है वो उठती है एंड तभी जो दूसरी लड़की वो रो रो के आ रही थी वो उधर आते हुए कहती है, क्या मैंने अच्छा काम किया? वो लड़की कहती है, ओवर एक्टिंग तो तुम अच्छा करती हो। जो वो लड़की होती है वो बोलती है, मैंने इस टाइम ओवर एक्टिंग नहीं किया। ये जो हमारी लड़की है ना ये नॉन नेम है जिसने फर्स्ट टाइम वैन को मारा भी था, आपको याद होगा वो हील पहनी हुई लड़की। अभी जो नॉन नेम होती है वो कहती है, ठीक है उठा ले चलो। दूसरी लड़की कहती है, मैंने कहा था पॉप को कॉल करें बट इसने किया ही नहीं, अब इसका क्या होगा? जो हमारी नॉन नेम होती है वो कहती है, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रखी है, इतना नाटक किया है मैंने, कुछ तो अच्छा होना ही चाहिए। एंड वो इस्तेमाल कर रही होती है और वो उधर से वैन को ले जाने लगती है एक जगह पे। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो वैन केसिंग होती है ना उस मतलब होता है उसकी आँख हल्की हल्की खुलती है तो वो उसी जले हुए कॉटेज में खुद को पाता है। अभी ये वही कॉटेज है जहाँ पर यू नो बेयुन के साथ वो हुआ था और मारू इसी कॉटेज में अक्सर पार्टी करने आता था। ये बहुत जली हुई थी बट सामने एक टेबल रखा था जहाँ पर बहुत सारे खाने एंड ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। वैन केसिंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। जो वैन केसिंग होता है वो उठता है एंड उस टेबल के पास जाता है। तभी वहाँ पर एक स्पीकर पड़ा था जिससे आवाज़ आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे ओमेगा, कैसे हो तुम? अभी ये आवाज़ साजिंग की थी। जो अपना वैन होता है वो कहता है, कमीने कुत्ते, तो मेरे सामने क्यों नहीं आता है, क्या गीदड़ वाली खेल खेल रहा है? जो जाओजिंग होता है वो कहता है, मेरे प्यारे ओमेगा, क्या तुम्हें अच्छे तरीके से कोई डायलॉग भी बोलने नहीं आता? ये क्या है, क्या कमीने कुत्ते सामने क्यों नहीं आता, गीदड़ वाली गेम खेल रहा है? मैच नहीं खाया, अगली बार ना कोई हैवी डायलॉग मारना, समझ गए? जवान होता है वो बोलता है, चाहता क्या है, क्यों लाया है यहाँ पर? जो अपना सार्जिंग होता है वो कहता है, क्या है ना जहाँ पर जिस चीज़ की शुरुआत होती है वहीं पर उस चीज़ का अंत करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तुम रिलैक्स करके ना खाना खा लो, और जब तुम खाना खा लो पेट भर लो तब क्या ना कि तुम रेडी हो। वैन कहता है, किस चीज़ के लिए? जाओजिंग कहता है, तड़पने के लिए। वैन बोलता है, प्रिंस कहाँ पर है, रीम कहाँ पर है? जाओजिंग कहता है, प्रिंस और रीम, अच्छा सवाल है, तुम्हें जल्दी पता चलेगा, चलो चलो फटाफट खाना खा लो, खुद को एकदम तंदुरुस्त बना लो, क्योंकि अभी लड़ना जो है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, जो करना है जल्दी कर, समझो। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, अरे खुद को तबाह करने की इतनी जल्दी है? पर सच कहूँ वैन, जल्दी तो मुझे भी है तुम्हें रोते हुए देखने की, तुम्हें तड़पते हुए देखने की, तुम्हारी चीखें सुनने की। पर हाँ, बैड वाली चीखें नहीं, दर्द वाली चीखें। अभी जो वैन होता है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जो जाओजिंग होता है वो कहता है, ठीक है जब तुम्हें खाना नहीं खाना है तो क्यों ना तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाए।
अभी जो हमारा वैन होता है वो सामने की तरफ देखता है और उसे हील की आवाज़ आ रही होती है। तो मे बी नो नेम आई होगी, वही लड़की जिसने हील पहन रखा था। अभी जब वो लड़की अंदर आती है ना तो उसका फेस नीचे था। जो अपना वैन होता है वो हाथ कस लेता है, बट वो लड़की जैसे ही अपना फेस ऊपर करती है वैन का हाथ एकदम नॉर्मल हो जाता है। वैन फटाफट उसके पास जाकर उसे पकड़ते हुए कहता है, रीम कहाँ थी तुम? एंड ये हमारी रीम है। बट रीम बहुत ज़्यादा वीक लग रही होती है, लाइक वो अलग लग रही होती है। ये रीम नहीं है। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। उसने ग्लव्स पहन रखा है। वैन केसिंग फटाफट उसकी उंगलियों को चेक करता है क्योंकि उंगली कटी थी ना, बट ग्लव्स में तो उसकी पांचों उंगलियां दिखाई दे रही है। वैन कहता है, मतलब उसने मुझे डराने के लिए तुम्हारे रिंग को किसी और के फिंगर में डाला था। जो अपनी रिंग होती है वो कहती है, तुम मेरी फिक्र कर रहे हो, तुम्हें मेरी याद आ रही है। एंड ये कहते ही रेम वैन की तरफ देखती है। वैन को रेम की आंखें पता नहीं अच्छी नहीं लग रही होती है अभी। जो अपना वैन होता है वो बोलता है, मम्मी तुम्हें याद कर रही है, बहुत कमज़ोर हो गई है, घर चलो रीम। जो रीम होती है वो हंसते हुए कहती है, मतलब अभी भी वैन तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? वैन एकदम शांत था। जो रीम होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है, मैं सही थी, मैं सही थी। तुम तुम मेरे से प्यार नहीं करते, करोगे भी क्यों? सौतेली हूँ ना मैं। अभी जो वैन होता है वो उस माइक की तरफ देखने लगता है कि जाओजिंग ने रीम को भी बता दिया। जो रीम होती है वो कहती है, तुम्हें पहले से पता था ना? वैन नाम में सर हिलाता है। जो रीम होती है वो कहती है, अगर होती भी तो क्या, अगर होती भी तो क्या, तुम्हें तो लोगों से ही ज़्यादा प्यार था, उससे ही बहुत प्यार था, वो तो अनाथ थी, फिर भी मेरे में एक कमी होगी, इसलिए तो मेरे से प्यार नहीं करते। जो वैन होता है वो कहता है, रिंग तो उस समय एकदम शांत खड़ी थी, तुम उसके आखिरी दिन पे भी उसको उसको अलविदा देने नहीं आई। क्यों? वो तुम्हें कितना मानती थी, तो क्यों मूर्ति की तरह खड़ी थी तुम? जो रीम होती है वो एकदम शांत थी, फिर हंसते हुए कहती है, मूर्ति की तरह खड़ी थी क्योंकि मैं कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी। सही कहते थे वैन तुम कि मैं कमज़ोर हूँ। मुझे मुझे गैंग खड़ा नहीं करना चाहिए था। तुम सही थे, वो केनुआइजांग सही था कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। केनुआइजांग भी साहब को ये सिखाना चाहता था, उसकी वजह से ही मुझे टॉलरेट कर रहा था। तुम तुम्हारे ऊपर भी बस एक टैग था कि मैं बहन हूँ इसलिए तुम टॉलरेट कर रहे थे। बाकी तुम मेरे जैसी कमज़ोर लड़की को अपनी बहन क्यों बनाओगे? मैं कमज़ोर हूँ तभी माँ मुझे सुनाती है, मैं कमज़ोर हूँ तभी तभी सब मुझे सुनाते हैं। जो अपना बहन होता है वो कहता है, तुम माँ के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती हो रीम, माँ ने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा है, कभी कुछ नहीं। जो रीम होती है वो कहती है, माँ ने मुझे बहुत कहा है, बहुत। एंड उसे याद आता है कि उसकी मदर ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा है एंड वो कह रही होती है कि तुम सिर्फ एक बोझ हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। जो वैन होता है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि गुवो रीम को कुछ कहे हो ही नहीं सकता। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तुम वो सब कुछ हेलुसिनेशन कर रही होगी, माँ तुम्हें कभी ये नहीं कह सकती, क्या तुम पागल हो चुकी हो? जो रीम होती है वो कहती है, हाँ अब तो मैं पागल भी हो चुकी हूँ, कमज़ोर और पागल। एंड रीम ना ये चलते चलते कह रही होती है। जो रीम होती है अपने नाक को स्वाइप करते हुए कहती है, ठीक है तो अब मैं बताऊँगी कि मैं पागल नहीं हूँ, अब मैं बताऊँगी वैन कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा काबिल हूँ, अब मैं तुम्हें लड़के बताऊँगी। जो वैन होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है एंड रीम सीधा उस पर अटैक करने लगती है। वैन उसे रोकता है एंड कहता है, रीम क्या कर रही हो तुम, पागल हो चुकी हो, घर चलो। जो रीम होती है वो कहती है, नहीं मैं कमज़ोर हूँ ना, तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। एंड ये कहते ही रिम उससे फाइट कर रही होती है एंड रिम बहुत ज़्यादा फुर्तीली लग रही होती है। समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके बॉडी में इतनी एनर्जी कैसे आ रही है।
अभी हमें नॉन एम को ही दिखाया जाता है, जो दूर से ये देख रही होती है एंड कहती है, सा बहन से मुझे लड़ना था, पर कोई बात नहीं, अब जैसा बोला है वैसा करना तो पड़ेगा। पर वैन, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, क्योंकि उसे हमारा सबसे हाईली ड्रग्स मिला हुआ है। नाउ ही इज़ अनस्टॉपेबल। एंड ये कहते ही नो नेम हंसती है। हमें रिम को दिखाया जाता है जो अभी भी वैन से लड़ रही होती है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, वो बहुत फास्ट हो रही होती है एंड वैन बिलीव नहीं कर पा रहा था रिम का ये स्टेमिना, क्योंकि वो उसके साथ रही है। अपनी जो रीम है ना, वो वैन को एकदम ऐसे मार रही होती है कि जैसे जान से मार देगी। और जो वैन होता है ना, वो उन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, लाइक उससे फाइट बैक नहीं कर रहा है, वो बस उस वार को रोक रहा होता है, लाइक वो खुद को डिफेंड कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है। पर ड्रीम बहुत ज़्यादा पागल लग रही होती है। अभी रीम ने जैसा ड्रेस पहना है ना, उससे उसका शरीर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ना पाँव ना हाथ, हाथ में भी उसने ग्लव्स पहन रखा है, नेक भी ऊपर तक वाला उसने पहन रखा है, पर उसके हल्का हल्का फेस की तरफ कुछ नसें चल रही होती है जो ब्लू लग रही होती है एंड ये नॉर्मल नहीं होता है। रीम का फेस भी बहुत पसीने से भरा हुआ लग रहा होता है, आंखें अजीब तो लग ही रही होती है। जो वहन होता है वो बस रीम को देख ही रहा होता है एंड उस फाइट को रोक रहा होता है, लाइक खुद को डिफेंड कर रहा होता है। रीम ना गुस्से में उस टेबल पे पड़े हुए सामान को फेंकने लगती है एंड कहती है, क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो कि तुम मेरे से लड़ नहीं रहे हो? मैं कमज़ोर हूँ ना, एक स्मॉल रैड हूँ ना मैं। एंड ये कहते ही वो फिर से अटैक मोड में आ जाती है एंड टेबल पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, प्लेट भी पड़ा था, वो सीधा प्लेट वैन के मुंह पे मारने वाली थी। वैन उससे रोकने की कोशिश करता है बट वो उसके फेस पे बहुत तेज़ पड़ा था, उसका वहाँ से ना रेड हो गया होता है फेस। जो रीम होती है वो कहती है, लड़ो मेरे से, लड़ो। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ आती है एंड उसे किक मारने वाली थी, बट व्हेन किसिंग हल्का सा रोल हो जाता है तो वो किक ज़मीन पे लगा होता है एंड ब्रो वो ज़मीन हल्की सी क्रैक हुई थी एंड वैन बस देखता रह जाता है। जो रिम होती है ना, वो एकदम अजीब फाइट कर रही होती है, उसकी फ़ाइट की कोई स्ट्रैटेजी कोई मूव नहीं था, वो अजीब फाइट थी। अभी हमें जाओजिंग को दिखाया जाता है जो बैठ कर ये सब लाइव देख रहा होता है एंड रॉन्गजॉन भी उसके पास था। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है, जब अपनों को ही मारना होगा ना वैन, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। एंड वो बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो रीम को पीछे से पकड़ा हुआ था एंड उस स्पीकर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या किया है तुमने इसके साथ, क्या किया है? अभी जो जाजिंग होता है वो उसे आंसर देते हुए कहता है, मेरे प्यारे ओमेगा, मैं क्या करूँगा इसके साथ, कुछ नहीं किया है, बस इसके अंदर का गुस्सा थोड़ा बाहर निकाल दिया है, इसके अंदर का असली सच। एंड ये कहते ही जाओजिंग हंसता है। अपना वैन कहता है, रीम ऐसी ही थी, तुमने उसके साथ कुछ किया है, कुछ किया है तुमने उसके साथ। जाओजिंग कहता है, अरे तुम अपनी बहन को इतना पसंद करते हो तो उसे क्यों इग्नोर कर रहे थे, तुमने क्यों उसे अंधेरे में ढकेला? बहन, आज जो रीम की हालत है ना, वो तुम्हारे वजह से है। किसी के साथ बुरा हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती एक इंसान पे डाल दो। जब तुम इंसान पे वो सारी गलती डाल देते हो ना, तो उसका माइंड माइंड ख़राब हो जाता है एंड उस माइंड को सही करने के लिए कुछ भी कर सकता है जो वो कर रही है। वैन को इतना गुस्सा आ रहा होता है बट रिम अपने हेड से वैन के फेस पे मारती है और वैन के नाक से ना खून निकलने लगता है। जो रिम होती है वो कहती है, आज तुम्हें पता चल रहा है ना कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पता चल रहा है ना? एंड ये कहते ही वो उसका एक हाथ से गला दबाती है। वैन कुछ नोटिस कर रहा था कि वो अपने दूसरे हाथ का वो यूज़ ना इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रही है। उसका एक हाथ फील हो रहा था बट दूसरा हाथ उतना फील नहीं हो पा रहा था। बट वैन केसिंग इन सब चीज़ों पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। जो अपनी रीम होती है बहुत बुरे तरीके से मार रही होती है, बहुत बुरे तरीके से। एंड वैन पूरा ब्लड हो गया होता है बट वो रीम को मार नहीं रहा होता है।
जो जाओजिंग होता है वो कहता है, वैन अभी जो रीम की हालत है ना, उसको तुम अपने इस प्यारे तरीके से शांत नहीं करवा पाओगे। उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है, उसे इतना मारो कि वो सेंस में आए। वैन थूकते हुए कहता है, तो यही चाहता है ना मादर चौथ कि मैं ये करूँ। अपना जाओजिंग कहता है, तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारी माँ के साथ सो रहा हूँ अभी। यार वहन भाई, जो अपना वहन होता है वो कहता है, मर जा कमीने। एंड ये कहते ही वो स्पीकर तोड़ता है। बट वो जैसे स्पीकर तोड़ने गया था, रिम उसके बैग पे बहुत तेज़ मारती है, बट वो स्पीकर तोड़ दिया होता है उसने। जाजिंग कहता है, 2-3 और तोड़ लो देख कर, पर मेरी आवाज़ ये नहीं जाने वाली। हर जगह मेरी आवाज़ गूंजेगी तुझे, हर जगह मेरे प्यारे मम्मी का। रीम से ना जीतना मुश्किल हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। एंड वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपनी बहन को नहीं मार सकता। जो अपना वैन होता है इसलिए रीम को बहुत टाइट हग कर लेता है एंड कहता है, रीम आई एम सॉरी, आई लव यू रीम, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बहन, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं भूल नहीं पा रहा था कि जो भी हुआ तुम्हारे वजह से हुआ। जो जाजिंग होता है वो कहता है, लाइक वो आवाज़ अब बहन को नहीं आ रही है, वो खुद ही से कहता है, ले तेरी, खुद को चोदना इसे कहते हैं। साला इस मोमेंट में भी मैं उस चीज़ को भूल नहीं पाया। मार अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, मुझे क्या करना है। जो रीम होती है वो बहन को बहुत तेज़ मारते हुए कहती है, भूल नहीं पा रहे, नहीं भूल पा रहे ना, मैं भी नहीं भूल पा रही कि मैं कमज़ोर पड़ गई थी, मैं नहीं भूल पा रही, मैं क्या करती, क्या लड़ती, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने जब सामने बोला हमने वो माना, कभी जानने की कोशिश की कि मैंने क्यों किया। मैं खड़ी हो गई थी वहाँ पे, डर गई थी, पर मैंने ये क्यों किया, लड़ाई क्यों स्टार्ट की। बहन कहता है क्योंकि वो सिगरेट पी रहे थे। वो कहती है, बस इसलिए, इसलिए तुम मुझे इतना भी नहीं जान पाया बहन, मेरी बड़ी बहन हो ना, तू इतना भी नहीं समझ पाया मेरे बारे में, इतना भी नहीं। आज मैं तुझे इतनी बुरी तरीके से मारूंगी ना कि तुझे पता चल जाएगा कि कमज़ोर नहीं है ये रीम। एंड ये कहते ही वो वैन को फिर से मारती है। बट इस टाइम वैन उससे पे बैक करता है, लाइक उससे भी वो मारता है एंड डल्लुओं के फेस से खून निकला होता है। वैन को ये अच्छा नहीं लग रहा था बट ऑप्शन नहीं है। वैन कहता है, तो बताती क्यों नहीं है कि क्या हुआ था, क्यों एकदम शांत बैठ गई थी, क्यों नहीं बताया तूने। जो अपनी रीम होती है वो कहती है, क्योंकि तू जानना नहीं चाहता था, सच बोल तो जानना चाहता था। जो अपना वैन होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड कहता है, तूने कोशिश नहीं की। रीम कहता है, ये तो मैं भी बोल सकती हूँ कि तूने कोशिश नहीं की वैन। एंड ये कहते ही वो उसके प्राइवेट पार्ट पे बहुत तेज़ मारती है। जो अपना वैन होता है वो कहता है, तो अब बताना। रीम कहती है, कुछ मतलब है। वैन कहता है, अगर मैं यहाँ पे मर जाऊँ, जान के तो मरूँ, क्यों हुआ क्या, बता मुझे, बता। जो अपनी लुवो होती है वो उसको मार रही होती है बट बताती नहीं है। बट वैन भी अब उसे मार मार के यही पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। जो तो अपने साइड की कहानी बता रही है, मतलब बोल रही है कि तूने जानने की कोशिश नहीं की, तो बताना कि क्या हुआ था, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों शांत थी तू। जो अपनी रीम होती है ना उसे बहुत वैन मार रहा होता है एंड जाओ जिनको अब अच्छा लग रहा होता है, फेयर गेम लग रहा होता है उसे। अभी जो अपनी रीम होती है वो एकदम बुरी तरीके से नीचे गिरी हुई थी एंड वो कहती है, पार्टी कर रही थी जीतने की खुशी में। एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हमें फ्लैशबैक से ही चलेगा, फाइट और फ्लैशबैक दोनों साथ में चलने वाला है। रीम जब बाहर जाती है ना तो मारू और उसके दोस्त सिगरेट तो पी रहे थे, बट आती जाती लड़कियों को ना कमेंट कर रहे होते हैं, यार इसका तो अभी भी टाइट होगा, नहीं नहीं एज हो गई है, किसी ना किसी से तो मरवा लिया होगा। लाइक वो उनके प्राइवेट पार्ट पे कमेंट कर रहे होते हैं कि उनने कितनों के साथ सोया है और क्या साइज होगा अब उनका। वो बहुत गंदे कमेंट दे रहे थे लड़कियों को एंड जो रिम थी वो बस देख रही होती है, वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। अभी जो उसका दूसरा लड़का होता है मारू का दोस्त, वो कहता है, अरे यार क्या ऐसे ही शांत बैठे हुए हैं, किसी लड़की को पकड़ते हैं ना। एंड जो मारू है ना वो पीडियोफाइल है, मीन्स उसे बच्चे पसंद है। मारू कहता है, अरे बच्ची आने देना, फिर
यार बड़ों लड़कियों का उतना टाइट नहीं होता जितने बच्चों का होता है। मज़ा आता है। लाइक वो लड़कियों को असोल्ट करेंगे एंड उनका इरादा उनको मतलब हार्म करना ही है। वो अपने प्राइवेट पार्ट का यूज़ नहीं करेंगे बट फिंगरों के साथ उन्हें असोल्ट करेंगे। एंड रीम ये सुन रही होती है उनकी प्लानिंग। एंड थोड़े ही दूर में यहाँ पर एक स्कूल जाता है और ट्यूशन भी कराते हैं, तो ट्यूशन के जो बच्चे होंगे वो उधर से आएंगे एंड ये लड़के वहाँ से उनको छेड़ेंगे। पार्टियों का तो मतलब टूर्नामेंट का तो वक्त चल ही रहा था, वो भी एक टूर्नामेंट करके ही आए थे, तो बच्चे टूर्नामेंट करने के लिए प्रैक्टिस कर करके नाइट नाइट को आते हैं एंड वो उसी रास्ते से जाएंगे। रीम को पता था एंड मारो एंड ये सब फिर सिगरेट फूकने लगते हैं। देन रीम उधर जाती है एंड उनसे कहती है कि सिगरेट ना पिए, ये पब्लिक प्लेस है। बट उसका बस सिंपल सा मोटिव था कि वो उन लड़कों को वहाँ से भगाना चाहती है ताकि जब वो स्कूल की बच्चियाँ वहाँ पर आए ना तो मारू एंड ये लोग उन्हें असोल्ट ना करें, क्योंकि रीम तो ऑल टाइम वहाँ पे नहीं रहेगी ना, तो वो उन लड़कों को बस भगाना चाहती है वहाँ से। एंड यस तब तक तो अपनी लुवो और साहु दोनों उधर आ गए होते हैं बट रीम ने ये बात नहीं बताई होती है उन लोगों को। उसने ज़रूरी नहीं समझा था ये बात बताने का, क्योंकि वो जब भी कुछ करती है उसका रीज़न नहीं बताती है। वो कभी मतलब नेगेटिव थॉट वो रखती है, वो अपनी सेल्फी मतलब अपने लिए वो कुछ कर सकती है, लाइक वो सेल्फिश है। बट उसका एक और पॉइंट है कि अगर वो कुछ अच्छा कर रही है ना किसी रीज़न की वजह से, वो रीज़न नहीं बताएगी। तुम अगर मुझे बुरा समझ रहे हो समझते रहो, उसका वो वाला है, इसलिए उसने नहीं बताया होता है कि वो लड़के असोल्ट करना चाहते हैं किसी को, इसलिए वो उनको भगा रही है। वो बस एक सिगरेट का रीज़न लग रहा होता है बट उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा डीप रीज़न था। वैन जब ये सुनता है तो सुनता रह जाता है। लूवो जो अभी भी नीचे गिरी हुई थी, मतलब सॉरी रीम, एंड वो कहती है तुम्हें क्या करना होगा, क्या करना होगा तुम्हें इन सब चीज़ों से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानती थी कि ये हो जाएगा। मैं शांत थी, हाँ मैं वहाँ पे खड़ी हुई शांत थी। मैं डर गई थी बंदूक से क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। हाँ मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं क्यों नहीं चाहती थी? वैसे तो मैं कहती हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मुझे कोई मार भी दे, बट मैं वहाँ पे शांत हो गई थी। जब वो खींच के ले गए, बंदूक को खड़ा रखा, तो मैं शांत रह गई। हमें रिम को दिखाया जाता है जो एकदम शांत खड़ी थी एंड बस ये सब देख ही रही होती है जो चल रहा होता है। लोगों बेगिंग कर रही होती है, साव जगल कर रही होती है, रोक रही होती है। जो मारू होता है वो रीम की तरफ ही देख रहा होता है। रीम कहती है, लाइक वहाँ पे नहीं कहती है, वैन के सामने कहती है, मैं हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने वाली थी, तभी वो आदमी मेरे कान के पास आया और कहा। अभी जो मारू होता है वो वैसे भी लुवो के कान, मतलब लुवो के कान में क्या, रीम के कान में जाकर कहता है, अगर थोड़ी सी भी शान पत्ती की ना तो यहाँ पे सारे लड़कियों को मार डालूंगा और जिसके साथ मजे लूट रहा हूँ ना उसका तो बचाना ही फाड़ दूंगा। अभी जो हमारी रीम थी वो ये सुनकर एकदम स्टक हो गई थी। उसने फिर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। एंड सब गलत कर रहे थे लोगों के साथ एंड रीम कुछ कह नहीं पा रही थी। अपने प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जो अपनी लुबो होती है, सॉरी रीम, मैं बहुत गलती कर रही हूँ, आई एम सॉरी। जो रीम होती है वो कहती है, मुझे लगा कि रीम बच जाएगी, मुझे पूरा आसार था कि रीम बच जाएगी। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ना करूँ, शांत रह जाऊँ, हम सबके बचने के चांसेस हो जाएंगे। फिर गलत थी, मैं गलत थी। वो मर गई, वो मर गई मेरे वजह से मैं उसके बारे में सोच रही थी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करती तो वो सबको मार डालते, मुझे को भी। हाँ मैं डर गई थी, मैं डर गई थी। एंड ड्रीम बच्चों की तरह रो रही होती है। जो साजिंग होता है बस वो देख रहा होता है एंड वो रोता तो नहीं है बट उसके फेस पर एक अलग सी चीज़ दिख रही थी। पता नहीं कैसी फीलिंग थी बट थोड़ी अलग फीलिंग थी। जो हमारा बहन होता है वो रीम के पास आता है एंड कहता है, रीम आई एम सॉरी। रीम कहती है,
कहा वैन तुमने? वैन कहता है सॉरी मैं समझ नहीं पाया। जो अपनी रीम होती है वो कहती है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, डर तो मैं गई थी ना, कमज़ोर तो मैं हूँ ना। सही कहा तुमने, मैं कमज़ोर हूँ, पर और नहीं, मुझे मेरी एक दोस्त मिली है जिसने बताया कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने जेब से एक इंजेक्शन निकालती है एंड डैम, वो एकदम अपने हाथ में डाल देती है। बिल्कुल नहीं देखी थी कि नब्स कौन सा सही है क्या सही है, वो अपने अंदर इंजेक्ट कर ली होती है। एंड वो थोड़ा ब्लू टाइप का लग रहा था। अभी जो अपना बहन होता है वो कहता है रीम क्या किया तुमने, एंड वो इंजेक्शन को फेंकता है। बट जो अपनी रीम होती है ना उसकी बॉडी बहुत अजीब रिएक्ट कर रही होती है, पूरा शरीर अजीब मुड़ रहा होता है, उसे दर्द हो रहा होता है। वैन उसके गालों को होल्ड करते हुए कहता है रीम, रीम क्या किया तुमने, रीम आंखें खोलो। अभी रीम की आंखें जो थी ना वो वाइट हो गई थी पूरी, क्योंकि उसकी आंखों की वो ब्लैक पुतलियाँ ऊपर चली गई होती है इसलिए। एंड वैन उसे उठा रहा होता है, रो रहा होता है। जो अपनी नोनियम होती है वो कहती है वैन किसिंग तुम कुछ नहीं कर सकते, अपनी बहन को बस अपने आँखों के सामने ही अलविदा कहते हुए देखना। एंड ये कहते ही वो हंसती है, फिर से वो बहुत हंसती है। उसको मज़ा आता है कि जब कोई तड़पता है तो। हमारी जो वैन होता है वो अपनी रीम को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, बट रीम की बॉडी ना एकदम शांत हो गई होती है। वैन ना अब रो रहा होता है, तभी रीम की आंखें हल्की सी खुलती है एंड वैन उसको देखकर खुश था एंड उसे हक कर लेता है। बट रीम उसके पेट को इतना तेज पकड़ती है ना कि वो हाफ मांस निकाल देती है। अगर वैन वहाँ से हटता नहीं है तो मे बी वो उसके पेट को फाड़ देती। वैन के पेट से ना ब्लड निकल रहा होता है एंड रीम उठती है। उसकी आंखें नॉर्मल तो हो गई थी बट उसकी आंखें बहुत ज़्यादा दैट लग रही होती है, मरी हुई। जो रीम होती है अब बिना कुछ बोले फाइट कर रही होती है, बट वैन उससे रोक ही रहा होता है। जो रीम होती है वो कुछ कहती नहीं है एंड फाइट कर रही होती है। वैन भी उससे रिटर्न में लड़ाई कर रहा था, बट उसके पेट का ब्लड ना रुक नहीं रहा था। तो वो अपने शर्ट को ही खोलता है एंड अपने पेट पर बांधता है ताकि उसकी ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो एंड वो वहाँ पर मर ना जाए। जो रिम होती है वो कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा वैन, जैसे मैं डरी थी? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं डर के कारण मरना चाहती थी, नस काट रही थी पर कुछ नहीं हुआ, काट ही नहीं पा रही थी, इतनी डरती थी मैं। अरे हमें जब अपनी वो मर गई थी उसके बाद रीम जब कमरे में थी ना तो वो धीरे धीरे अपने नसों को काटने की कोशिश किया करती थी, बट कभी वो प्रॉपर तरीके से नहीं काट पाती थी। बट वो जो ब्लड था वो नीचे गिरता ज़रूर था एंड वही ब्लड एक साइड में उसे दिखा होता है। रिम खुद को बहुत हार्म करती है बट वो कभी खुद को प्रॉपर तरीके से मार ही नहीं पाती है। जो रिम होती है वो कहती है अजीब गरीब चीज़ें दिखती थी, वो ऐसा लगता था कि कोई मुझे ताने दे रहा है, ताने दे रहे हैं मुझे। वो वो भी मुझे ताने देती है, देखो खड़ी है वो, उधर ही खड़ी है, कह रही है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ और मैंने उसे मारा है। जो हमारी रीम होती है ना उसके नज़रिए से वहाँ पर वो खड़ी है जो उसे ही देख रही होती है एंड वो अपनी मौत का इल्ज़ाम रीम पे दे रही है कि रीम की वजह से वो मरी है। पर जब वैन वहाँ पे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वैन कहता है वहाँ पे कोई नहीं है रीम, वो कभी भी तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। पर जो रीम होती है वह उनको बहुत बुरी तरीके से मारते हुए उसका गला एकदम ऐसे पकड़ते हुए कहती है तुम तो उसे ही मानते हो ना, उसकी बुराई तो दिखेगी नहीं क्योंकि सारी बुराई मेरे अंदर ही तो है। मम्मी, सर, तुम तुम सब मुझे बुरा कह रहे थे, तुम सब मुझे बुरा कह रहे थे। पहले मुझे लग रहा था कि ये मेरी हालुसिनेशन है, पर ये सच था, ये सच था, तुम सब मुझे बुरा कह रहे थे। एंड ये कहते ही वो उसको सीधा नीचे ज़मीन पे फेंक देती है एंड वो अभी भी उसे लात से मार रही होती है। हमें रीम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सब उससे बुरा कह रहे होते हैं। स्कूल के टीचर, तमाई, गुवो, जाओ, वैन सब उसे बुरा कह रहे होते हैं
एंड ये सारे के सारे लोग ना उससे मिलने आए थे एंड वैन ने तो कहा भी है, सारे जब जब मिलते हैं वो उसे ताने ही देते, इसलिए रिम किसी से मिलना नहीं चाहती थी और कमरे में बंद रहना चाहती थी क्योंकि सब उसे ताने दे रहे थे। अभी जो हमारी रीम होती है वो वैन को फिर से पकड़ते हुए कहती है, पर पता है, जब तुम घर से चले गए थे ना और मैं तुम्हें लेने आई थी और तुमने मुझे पकड़ाया था, तब मुझे एक दोस्त मिली जो मुझे समझी। अभी हमें हमारी रीम का फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये तब का सीन है जब वैन के हाथ से मारू चला गया था एंड वो बहुत बुरी तरीके से पीटा था। रीम उससे मिलने आई थी, मतलब उससे लेने आई थी ढूंढने के लिए, और वैन ने उसे भेज दिया था। दोनों अलग अलग रास्ते में जा रहे थे, तो जिस रास्ते में रीम गई थी ना वो वहाँ पर फिर बैठ गई होती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड वो रो बहुत रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आते हुए पानी देते हुए कहती है, हे तुम इतनी रो क्यों रही हो, तुम ठीक हो? एंड ये कहते ही वो उससे पानी ऑफ़र करती है। जो अपनी रीम होती है वो पानी नहीं लेना चाहती थी, बट वो लड़की उसे देखते हुए कहती है, तुम रीम हो ना, वो वॉलीबॉल प्लेयर जो भी जीती है अपने पूरे स्कूल में। तुमने कैसे हराया था हैज़ल को? आई रियली लव यू, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तुम रो क्यों रही हो, बोलो। एंड वो रीम को संभालने लगती है एंड जो रीम होती है वो कहती है, क्या तुम सोशल मीडिया पे नहीं हो? वो जो लड़की होती है वो कहती है, हाँ मैं हूँ सोशल मीडिया पे। अच्छा, तुम उन सब चीज़ों की बात कर रही हो जो अभी चल रहा है। अगर अगर तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी क्या गलती है? तुमने उन्हें थोड़ा मुसीबत में जाने को कहा, तुमने कहा था कि दूर रहो, कहा था ना तुमने, कहा था ना। अभी जो रीम होती है वो हमें से रिलाती है। वो लड़की कहती है, और अगर वो तुम्हारे मैटर में पड़े हैं तो उनमें उनकी गलती है, वो क्यों पढ़ रहे हैं जब तुमने उसे अलग जाने को कहा था, कौन सा अपने साथ आने को कहा था? तुम्हारी गलती नहीं है रीम। आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे तुम्हारे सारे गेम पसंद है एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम हेज़ल को हरा दिया। हाँ, वो लड़की बहुत रूड लगती थी मुझे। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ रीम, पानी पियो, रोना बंद करो। जो रीम होती है वो उसको ही देख रही होती है एंड कहती है, पर क्यों पसंद करती हो मुझे, मैं अच्छी नहीं हूँ। वो लड़की कहती है, अब तुम बताओगी कौन अच्छा है कौन नहीं, मेरे लिए तुम अच्छी हो, खुद के बारे में बुरा बोलना बंद करो, चलो पानी पियो। एंड ये कहते ही वो उसे पानी दी होती है एंड रीम उस पानी को पी ही लेती है। वो जो लड़की थी ना वो रीम से बहुत बातें कर रही होती है एंड रीम उसकी बात सुन रही होती है, और जहाँ पर सब आपकी बारे में इंसल्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट, सोशल मीडिया पे बकवास चल रहा है, कोई एक इंसान उसके बारे में अच्छा कहे तो उससे अच्छा लगेगा ही। अभी जो हमारी रीम होती है उससे वो लड़की बहुत बात करती है एंड वो लड़की भी उससे बहुत बात करती है एंड वो बोलती है, मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पे बहुत मैसेज किया, बहुत ज़्यादा, ये बताने के लिए कि तुम गलत नहीं हो, तुम स्ट्रांग रहो, पर तुमने मेरा मैसेज सीन नहीं किया। बट कोई बात नहीं, मैं फाइनली तुमसे मिल पाई। कभी खुद को गलत मत समझना, अपने दिल को शांत रखना, समझी। जो रीम होती है वो हम ऐसे रहलाती है। जो हमारी वो लड़की होती है वो बोलती है, ठीक है तो फिर मिलते हैं। अपनी जो रीम होती है वो कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, मेरा नाम चेरी है। एंड वो बहुत प्यारी स्माइल की थी। जो हमारी रीम होती है वो कहती है, शुक्रिया चेरी। जो अपनी चेरी होती है वो कहती है, कोई बात नहीं। एंड ये कहते हैं वो स्माइल कर रही होती हैं। रीम ना फिर घर चली जाती है एंड चेरी उसको शॉर्ट फॉर्म में मैसेज की होती है एंड यही मैसेज हमारे रीम के पास उस दिन आया था। वो लड़की ना फिर रीम से बहुत बात करती थी, लाइक चेरी रीम से बहुत ज़्यादा बात किया करती थी, जिस वजह से रीम को ना बहुत अच्छा लगा करता था। ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ है एंड वो उसे बाहर बुलाती भी थी, बट रीम नहीं आना चाहती थी। रीम को हेलुसिनेशन हो रहे थे एंड रीम जानती थी कि वो सारी की सारी चीज़ें उसकी हेलुसिनेशन है, वो कुछ रियलिटी नहीं है। रीम जानती थी। अभी ना वो फिर चेरी से मिलने चली ही जाती है। चेरी उससे बहुत बात करती है, वो उसके साथ उसका फेवरेट गेम भी खेलती है, वॉलीबॉल।
और वो एंजॉय किया करती थी। चेरी की कंपनी उसे अच्छी लगा करती थी। एंड चेरी ना एक पिल्स लिया करती थी। रीम कहती है ये कैसी पिल्स है। चेरी कहती है ये जो पिल्स है ना वो मुझे सारे गम से दूर रखता है। रीम कहती है क्या ये ड्रग्स है। चेरी कहती है नहीं, ये एक फूल से बनता है, ये ड्रग्स नहीं है, ये बस आपके मन को काम करता है। मैं ड्रग्स लूँगी ऐसी लगती हूँ। जो रिम होती है वो नाम से हिलाती है। चेरी कहती है क्या तुम्हें चाहिए। जो रिम होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड वो पिल्स लेती है। और वो पिल्स लेने के बाद उसे इतना राहत मिल रहा होता है ना। ड्रग्स के बाद क्या होता है ना, सर घूमता है, हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है, हमें हंसी आने लगती है। ये ऐसा नहीं था, पर पता नहीं क्यों शांत करवा देता था, एकदम हैप्पीनेस लगता था। जो हमारी चेरी होती है वो कहती है सर घूम रहा है, हंसी आ रही है। रिम नाम में सिर हिलाती है। चेरी कहती है उल्टी जैसा हो रहा है। रिम फिर से नाम में सिर हिलाती है। चेरी कहती है क्योंकि ये ड्रग्स नहीं है डम्मो, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। ठीक है घर चले। जो हमारी रीम होती है वो कहती है जब तुम्हारे साथ रहती हूँ तो घर जाने का मन नहीं करता। जो हमारी चेरी होती है वो बोलती है तो हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है एंड रीम भी स्माइल करती है। रीम घर जाती है एंड ये गोली उस पर असर की होती है, इसलिए वो हैप्पी थी। वो हैप्पी रहने लग गई थी एंड वो बात भी कर रही थी दूसरों से, इसलिए वो हमेशा उसके पास जाकर पिल्स लेती। तो चेरी उसको वो सारे पिल्स दे दी होती है एंड वो कहती है कि तुम ये रख सकती हो। रीम कहती है तो तुम्हारा क्या। जो चेरी होती है वो बोलती है मैं बाय कर लूँगी, मैं इतना तो कर सकती हूँ अपने आइडल के लिए। जो हमारी रीम होती है वो कहती है मैं और आइडल। चेरी कहती है तो क्यों नहीं रीम। एंड ये कहते ही वो स्माइल की होती है। जो रीम होती है फिर बाद में वहाँ से चली जाती है। अभी वो पिल्स लेती एंड वो सभी के रंग रूप देख पा रही थी। जो सब उससे बुरा कह रहे थे वो सुन रही थी। उसकी मदर भी उससे कुछ ना कुछ बोला करती थी, इसलिए रीम उससे गुस्से में रिप्लाई देती थी कि आपको क्या करना, मैं तो आपके लिए यूज़लेस हूँ एंड ऑल दैट। वो हमेशा गुस्सा किया करती थी। एंड फिर उसे लुबो दिखाई देने लग गई थी जो उसे ही देखती रहती। रीम रोती थी बट लुबो उसे देखकर ब्लेम किया करती थी। फिर धीरे धीरे उसे साव दिखाई देने लग गई जो उसे ब्लेम किया करती थी। ऐसा लगता था कि साव घर के नीचे खड़ी है एंड उसे गाली दे रही है और कह रही है कि तुम्हारे वजह से लुबो मेरे से दूर चली गई। नीचे साव जो ये कह रही होती है, ऊपर ही हमारी जो लुबो थी वो एक कोने में बैठ कर साव को देख रही होती है एंड कहती है देखा, सा जानती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। एंड रीम रोते रोते कह रही होती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। बट वो तो उसे ही ब्लेम कर रही थी एंड सा भी उसे ब्लेम कर रही थी। वो इस वजह से पिल्स ज़्यादा लेने लग गई थी एंड ये पिल्स फिर उसे राहत देता। पर जब वो पिल्स ना लेती ये चीज़ें बर्स्ट हो जाती एंड आगे चलकर वो पिल्स लेने के बाद भी कुछ राहत नहीं मिल रहा था। हर जगह उसे कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा था। कोई कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो उससे कहा जा रहा था। एंड किचन में जो हुआ आपने देखा ही था। फिर जो हमारी रीम थी ना वो वहाँ से भाग गई होती है। खून खून तो वो हो ही गई थी एंड वो सीधा चेरी के पास जाती है। चेरी कहती है क्या हुआ रीम। जो रीम होती है वो उसे हक कर लेती है एंड कहती है सब मुझे कमज़ोर समझते हैं, यूजलेस समझते हैं मुझको, कोई मेरे से प्यार नहीं करता। बहन मुझे कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे गेम नहीं बनाना चाहिए था। एंड रिम सारी बातें बताती है कि उसे कोई कैसे कमज़ोर समझता है। जो चेरी होती है वो कहती है अगर तुम्हें कमज़ोर समझा जाता है तो तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम कमज़ोर नहीं हो। जैसे ही चेरी ये कहती है रिम कहती है पर कैसे प्रूव करूँ। चेरी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है उसे हरा कर, हरा कर, बहन को हरा कर। जो हमारी रीम होती है वो कहती है क्या ये करना सही होगा। चेरी कहती है हाँ बिल्कुल सही होगा। मेरे फादर मुझे कमज़ोर कहा करते थे, मुझे बहुत मारा करते थे, मैं ऐसे ही तुम्हारी तरह बेबस होकर घूमा करती थी। बहुत बहुत अजीब हालत थी मेरी। फिर मुझे
फिर मुझे एक जगह पर ले जाया गया जहाँ पर मैंने लड़ाई सीखी, और फिर बाद में मैंने अपने फादर को हराया और ये साबित किया कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। हमारी फैमिली भी हमें इस कदर नीचे नहीं गिरा सकती। रीम, नहीं गिरा सकती। अब तुम्हें फ़ाइट करना पड़ेगा खुद के लिए, ठीक है? जो रीम होती है वो कहती है तुम मुझे वहाँ पे ले चलोगी। मैं इनको बताना चाहती हूँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं लूबो से ये कहना चाहती हूँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ। सबको भी बताना चाहती हूँ मैंने नहीं मारा। वो अभी भी मुझे क्यों देख रही है, वो अभी भी मेरे पीछे क्यों है। एंड वो उसके पीछे ही खड़ी थी एंड उसे घूर रही होती है, और जो चेहरी थी वो रीम को पकड़ ली होती है एंड कहती है कुछ नहीं, सब सही होगा, देखना ना। एंड वो सब बहुत टाइट होल्ड की हुई थी। हमें हमारे करंटली का सीन दिखाया जाता है। वैन की ना पूरी हालत ख़राब हो चुकी होती है, ब्लड ब्लड हो गया होता है। जो रीम होती है उसकी आंखों में बहुत आंसू था एंड वो कहती है फिर मैं वहाँ पे गई, मुझे लड़ाई सिखाया और मैं ताकतवर बन गई। इतनी क्या मैं तुम्हें हरा पा रही हूँ, क्या आज भी तुम कहोगे वैन कि मैं कमज़ोर हूँ? एंड ये कहते ही वो उसके हाथों पर अपना पाँव रखकर मसलने लगती है। जो वैन होता है वो रीम की तरफ देखते हुए कहता है सॉरी, सॉरी रीम, आई एम सो सॉरी। मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम किस सिचुएशन से गूंज रही हो। पता है मैं ज़ा को गलत कहा करता था क्योंकि उसने मिंगमिंग आंटी को इग्नोर किया, इसलिए मुझे लगता था कि वो कमज़ोर है, वो दूसरों की तकलीफ़ नहीं देख रहा। पर आज मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं भी वही कमज़ोर इंसान हूँ। लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो, एक्चुअली कमज़ोर मैं हूँ जो खुद के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाता। रीम, रीम आई लव यू। मैं हमेशा से तुम्हारा भाई रहूँगा। जो अपनी रीम होती है वो कहती है नहीं बहन, नहीं, तुमने कहा था लुबो तुम्हारी बहन थी, वो मर गई, अब तुम्हारी कोई बहन नहीं है। वैन कहता है मैं गलत था, आई एम सो फकिंग रॉन्ग। अरे माँ ऐसी नहीं है, लूबो ऐसी नहीं है। जो रीम होती है वो कहती है तुम अभी भी लूबो का साइड ले रहे हो। जो अपना वैन होता है वो रीम को कहता है जब जब वो मर रही थी ना मेरे आंखों के सामने, उसने एक ही बात कहा था, रीम से नफरत मत करना, मत करना, वो बहुत अच्छी है। एंड हाँ, रीम से नफरत मत करना ये लोगों ने कहा था। वो एंड वक्त तक रीम को अच्छा बोल रही थी। जो अपनी रीम होती है वो कहती है तो वो मुझे क्यों बुरा कहती है, क्यों मुझे बुरा कहती है। अपना जो वैन होता है वो कहता है क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारा दिमाग कर रहा है, तुम्हारा दिल नहीं। क्या तुम्हें लग सकता है, क्या तुम्हें लग सकता है कि हम गलत हैं? मैं गलत हो सकता हूँ, पर माँ, जब तुम अपनी 12वीं की क्लास छोड़ रही थी वॉलीबॉल के लिए, तब माँ ने तुम्हारा सपोर्ट लिया था। माँ थी वो जो तुम्हें जीतने के लिए मोटिवेट कर रही थी, स्टेडियम गई थी। क्या वो माँ तुम्हारे बारे में गलत बोल सकती है? एंड हम रीम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि रीम को याद आ रहा होता है कि यस, उसकी माँ आई थी उस वॉलीबॉल मैच में एंड उसने कैसे सपोर्ट किया था कि तुम्हें जो करना है करो। जो वैन होता है वो कहता है जब मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा था तो मुझे डांट कर शांत करवा रही थी। क्या वो माँ कुछ कह सकती है तुम्हारे बारे में? एंड हाँ, वो ने शांत करवाया था। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है याद करो, सब याद करो ना। मैं गलत हो सकता हूँ, सब गलत हो सकती है, सब गलत हो सकते हैं, पर गो गो नहीं, माँ, माँ ऐसी नहीं है, नहीं लो वो ऐसी है। वो तुम्हें कितना मानती थी, याद करो। आज तक जो कुछ हुआ है उसने अपने ऊपर हैंडल किया है। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिलाऊँ। हर वक्त तुम्हारा साथ दिया करती थी वो, हर वक्त। याद करो, याद क्यों नहीं कर रही हो? अगर वो इतनी ही बुरी होती, उसे तुम ऐसे ही ब्लेम करना होता तो वो उस दिन भीख मांगती नहीं, उस दिन नहीं भीख मांगती, तुम्हें नहीं बचाती ना, खुद
खुद को बचाती, पर उसने तुम्हें बचाया क्योंकि वो तुम्हें मानती थी। इतना मानने वाली लड़की क्या तुम्हें कभी ब्लेम कर सकती है? अभी रिम का ना सर फट रहा होता है एंड रिम अपने सर पर हाथ रख ली थी एंड उसे उस नाइट की बात याद आ रही होती है कि कैसे लुओ हद तक गिर गई थी, कि वो खुद को सेल आउट कर रही थी कि तुम मुझे पिक करो। एंड उसे सारी बातें याद आ रही होती है अपनी लुवो से रिलेटिव। एंड वो सारी बातें में ना लुवो कहीं बुरी नहीं थी, कहीं भी नहीं। वो हर वक्त उसके साथ थी। जब जब उसके साथ कुछ हुआ है रिंग के साथ गलत, तो लुवो अपने आप को आगे किया करती थी। वॉलीबॉल के समय भी जब उसने अलग पकड़ ली थी, अलग चीज़ें लिया था, फिर भी फिर भी वो वॉलीबॉल खेलने के लिए तैयार थी, फिर भी वो उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। वो गलत कैसे हो सकती है? रीम ना लोगों के ऊपर छाई देख रही होती है जो उसकी मेमोरी क्रिएट कर रही होती है। वो अपने सर पर हाथ रखी थी, वो सारी मेमोरी अजीब अजीब तरीके से आ रही थी, जहाँ पर उसकी माँ उसके हाथ मतलब शोल्डर पर हाथ रखकर उससे ब्लेम कर रही थी, जो रीम को पहले याद आया। अब उसे याद आ रहा होता है कि उसकी माँ उससे सॉरी कह रही होती है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती अभी, पर वो उसे स्ट्रांग रहने को कह रही थी। वो जान रही थी कि वो गलत नहीं है, जो जो उससे मिलने आया है वो उसके बारे में अच्छा ही कह रहा है। सारी चीज़ें उससे याद आ रही होती है। वह ना हमेशा से गलत था, वो हमेशा से उसे बोलता था, पर साव तो उस दिन के बाद से कभी आई ही नहीं उस जगह पे। तो साव उसे कैसे ही ब्लेम कर सकती है? किनोए सांग भी तो वहाँ से चले गए थे। कुहू ने कभी उसको गलत नहीं कहा, लुवो कभी गलत नहीं थी। वो जो था उसके दिमाग का इमेजिनेशन था, वो जो था उसके दिमाग का सिर्फ एक इमेजिनेशन था। जो हमारा बहन होता है वो कहता है, ड्रीम याद करो, याद करो रीम, मेरी प्यारी बहना, याद करो। आई एम सॉरी रीम, आई एम सो सॉरी। वो उठता है अब, क्योंकि उसकी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, फिर भी वो उठता है, ड्रीम के पास जाने लगता है। ड्रीम ने अपना सर पकड़ के ना नीचे बैठी हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ चीखती है क्योंकि उसका जो डबल याद था वो पूरा सर घुमा रहा होता है। एक तरफ वो सबको बुरा समझ रही थी, दूसरी तरफ वो सबको अच्छा समझ रही थी। वो पूरा उसका ना दिमाग एकदम मैस्ड अप कर चुका होता है। एंड सबसे ज़्यादा उसका कन्फ्यूज़न रेन को लेकर ही, मतलब लुवो को लेकर ही हो रहा था। और तभी उसको ना कोई पकड़ता है एंड उसके फेस की तरफ अपना फेस ले जाता है। रिन जब अपनी आंखें खोलती है तो सामने हमारी जावी को पाती है। जो जावी होती है वो कहती है, रिन खुद को कमज़ोर मत होने दो, तुम मेरी तरह स्ट्रांग हो, है ना, होना स्ट्रांग। ये सारी चीज़ों को इग्नोर करो। मैं जानती हूँ कि तुम कभी गलत नहीं हो सकती, तुम मेरी बहादुर रीम ही रहोगी, है ना। अभी जो हमारी रीम होती है उसे अब पुरानी बातें याद आती है। जब वो और जावी साथ में चला करते थे तो गांव में ना एक केस आया था जहाँ पर एक बंदे को हैलुसिनेशन की बीमारी थी। तो वो हैलुसिनेशन करता था कि उसकी फैमिली उसे मारना चाहती है एंड ऑल दैट, तो उसने अपनी फैमिली को मार दिया होता है। रीम को जैसे ये केस पता चला था ना, वो एकदम स्कैर्ड हो गई होती है एंड वो बहुत रोया करती थी। जावी बोलती है कि तुम रोती क्यों हो? जो रीम होती है वो कहती है, अगर कभी मेरा दिमाग ऐसे ख़राब हो गया तो, और मैंने अपनी फैमिली को हार्म कर दिया तो? जो अपनी जावी होती है वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम कभी इस दिमाग के खेल में नहीं फंसोगी, और जब भी फंसो तो अपने दिमाग का नहीं, दिल का सोचना। एंड मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम अपने आप को काबू कर सकती हो, अपने दिमाग को भी। आई ट्रस्ट यू रीम, आई ट्रस्ट यू। और अगर तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो गया ना तो मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगी, हमेशा साथ। एंड ये कहते ही जावी उसे हग कर लेती है एंड अपनी रीम भी उसे रिटर्न में हग की हुई थी। अभी जो हमारी रीम होती है वो खुद के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, प्रेजेंट टाइम में सच जानने की कोशिश कर रही होती है, जो उसका दिमाग ही खेला खेल रहा होता है, जो उसे हेलुसिनेशन हो रहा था एंड वो सारी हेलुसिनेशन उसे सच लग रही होती है, वो उसे कंट्रोल कर रही होती है। एंड वह बस ये देख पा रहा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी वो साइड में देखती है, वहाँ पर उसे अभी भी लुवो दिखाई दे रही होती है जो उसे अजीब तरीके से देख रही थी।
पर सडनली लुवो के फेस पर स्माइल आता है एंड उसकी आंखों से आंसू आने लगता है एंड वो कहती है, रीम दीदी आप मेरी बेस्ट दीदी हो, थैंक यू मेरे साथ देने के लिए, और आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। आई लव यू रीम दीदी, आई लव यू। एंड ये कहते ही वो धीरे धीरे गायब हो रही होती है, लाइक वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रही थी एंड लोगों की जो बुरी छवि उसे दिख रही थी वो धीरे धीरे गायब हो रही होती है। जो नो नेम थी ये देख रही होती है कि कुछ तो अजीब हो ही रहा है। उधर जाओजिंग भी देख रहा होता है। जो रीम होती है वो वैन की तरफ देखते हुए कहती है, वैन भैया आई एम सॉरी। जो वैन होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रीम कहती है, पर मैंने सब सब दफा कर दिया ना, मैंने आपको कितना मारा है। वैन कहता है, कोई बात नहीं रीम, घर चलते हैं, घर चलते हैं ना। हाथ थामो मेरा। जो हमारी रीम होती है वो कहती है, अब मैं इतने पीछे आ गई हूँ ना कि मैं हाथ भी नहीं थाम सकती, इसलिए मेरा हाथ काट दिया गया ताकि मैं आपका हाथ ही ना थाम सकूं। जो वैन होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है एंड रीम जो ग्लव्स पहनी थी ना वो ग्लव्स हटाती है तो उसकी एक फिंगर नहीं उसका पूरा एक हाथ ही काट दिया गया है। वैन एकदम जो शॉक हुआ होता है, उसने वो आर्टिफिशियल हाथ लगाया था इसलिए उसको वो पूरा हाथ दिख रहा होता है बट उसका हाथ नहीं है वहाँ पर। जो हमारी रीम होती है उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो वहाँ पे जाती है ना एंड प्रैक्टिस कर रही होती है लड़ाई की चेरी के साथ। तो जो चेरी होती है वो कहती है, रीम पता है जब तक हमारे अंदर कोई कमी नहीं होती ना तब तक हम डरते हैं। रीम कहती है, किस लिए? चेरी कहती है कि हमारे अंदर कोई कमी ना रह जाए, पर अगर हमारे अंदर एक कमी हो ना तो हमें डर ही नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी अंदर से एक कमी निकालूं। रीम कहती है, कैसी कमी? एंड जो हमारी चेरी होती है वो एक बड़ा सा वेपन निकालती है एंड कहती है, अगर मैं तुम्हारा हाथ काट दूँ तो तुम्हारा एक हाथ नहीं रहेगा और फिर तुम्हारे अंदर एक कमजोरी रहेगी। जो रीम होती है वो बस देख रही होती है। रीम उस समय उस पिल्स की वजह ऐसे अट्रैक्टिव हुई थी ना कि वो खुद के माइंड पे ना उतना वर्क नहीं कर पा रही थी एंड वो कहती है, ठीक है तो काट दो क्योंकि मुझे कमज़ोर नहीं बनना है। एंड जो चेरी होती है वो स्माइल करते हुए कहती है, देखना तुम एक दिन बहुत ज़्यादा ताकतवर बनोगी। एंड ये कहते ही वो उसका हाथ काट देती है उस समय। एंड फिर उसका हाथ काट के ही फिंगर भेजा गया था, उसने पूरा हाथ नहीं भेजा जाओजिंग ने पर उसका पूरा हाथ काटा गया था। जो अपना बहन होता है वो अपनी देख ही रहा होता है अभी भी रीम को। जो रीम होती है वो कहती है, नहीं थाम सकती हाथ। वैन कहता है, तुम थाम सकती हो, तुम मेरा हाथ थाम सकती हो, अगर तुम नहीं थाम सकती ना तो मैं थामूंगा तुम्हारा हाथ। एंड ये कहते ही उस कटे हुए हाथ पर अपना हाथ रख देता है। रीम जो होती है उसकी आंखों में अभी भी आंसू था। जो हमारा वैन होता है वो कहता है, घर चले रीम। जो रीम होती है वो कहती है, आई एम सो सॉरी वैन भैया, ये सारी मेरी गलती थी, मैं बड़ी नाम की हूँ, मैं सच्ची में ना समझ हूँ। लोगों के साथ जो हुआ मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं डर गई थी, मैं डर गई थी। जो वैन होता है वो कहता है, कोई बात नहीं रीम, कोई बात नहीं, घर चलते हैं ना बहन, घर चलते हैं। एंड रीम भी अब हाँ में सर हिलाने लगती है कि उसे घर जाना है। तभी ना स्पीकर से आवाज़ आती है जो कहती है, हाँ टू मच इमोशन। देखो मेरे आंखों से तो आंसू आने लगा। वो अलग बात है कि मैंने कुछ सुना नहीं पर क्या करूँ, मैं सुन भी तो नहीं सकता था। बट हैप्पी फैमिली एंजॉय करना बहुत याराना लगता है। बट मैं प्यारे ओमेगा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो वैन होता है वो गुस्से में ही देख रहा होता है। जाओजिंग कहता है, अपनी प्यारी सी बहन से ना दूर हो जाओ क्योंकि कद्दू कटने वाला है। एंड जाओजिंग ने और कुछ नहीं कहा था, आवाज़ आना बंद हो गया था। रीम के गले से ना आवाज़ आने लगती है। एंड वैन जब उसके गले से वो हटाता है तो उसके गले में कुछ बांधा गया था। जो रीम होती है वो कहती है, क्या हो रहा है? जो वैन होता है वो कहता है, सब सही होगा, सब सही होगा।
एंड ये कहते ही वो उसके गले पर हाथ रखने वाला था, तब तक उसका फेस पूरा ब्लास्ट हो जाता है। रीम का पूरा फेस ब्लास्ट हो गया था। उसके फेस के जो भी मांस एंड ऑल दैट जो पीसेस थे वो वैन के फेस पर आए होते हैं। एंड वैन एकदम स्टक हो गया होता है। उसकी बहन उसकी आंखों के सामने मर गई होती है। जो अपना वैन होता है वो उसके शरीर को पकड़ने लगता है एंड कहता है, रीम, 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 रीम। एंड वो बहुत रोता है और बाहर बारिश स्टार्ट हो गई होती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और अपना वैन तो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है एंड बहुत गुस्से में था। जाओजिंग कहता है, अरे रे 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 रे, रोना बंद करो मेरे बच्चे। तुम यहाँ पर रो रहे हो बट आगे क्या हो रहा है तुम जान नहीं पा रहे। वैन बोलता है, मैं तुझे मार डालूंगा हरामजादे। अगर तू नरक में भी चला गया तो मैं नरक से भी लाकर तुझे मारूंगा। जावजिंग कहता है, आराम से मार देना मेरे प्यारे ओमेगा, बट क्या है ना, मैंने अपनी सासू माँ के पीछे कुछ जने भेजे हैं। अब आपकी सासू माँ का क्या हालत होगा कैसे बताए, क्योंकि जो 3 पहरेदार थे ना वहाँ पर, हनिंग का विनिंग जाओ जिसू, वो तो तुम्हारी इस नालायक बहन और तुम्हारे नालायक दोस्त को ढूंढने गए हैं। हमें तीनों को दिखाया जाता है जो साइकिल को एक जगह पे खड़े किए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई होती है। एंड हमें अपने गुओ के घर का सीन दिखाया जाता है कि गुओ के घर के पास ना बहुत सारे लड़के आ रहे होते हैं जिनने अम्ब्रेला रखा हुआ था। एंड वो बहुत ज़्यादा लोग थे। वैन समझ जाता है कि इस कमीने ने मेरी माँ को भेजने के लिए लोग भेजे हैं। जो जाजिम होता है वो कहता है, बचा लो मेरी सासू माँ को, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मेरी सासू माँ मर गई तो मेरे प्यारे ओमेगा। अभी जो अपना बहन होता है वो भागने की कोशिश करता है बट रीम की बॉडी देखता है एंड वो अपनी रीम की बॉडी को उठाकर वहाँ से भागने लगता है उस कीचड़ भरे हुए जगह में। ये कॉटेज है तो वो अच्छे से अपने घर का रास्ता जानता है। वो अपनी बहन की आधी लाश को लेकर जा रहा होता है। ब्लड जो निकल रहा होता है बट बारिश के कारण वो ब्लड सारा बह रहा होता है। वैन के शरीर का भी खून जा रहा होता है। जो वैन होता है ना वो बहुत तेज़ भागकर वहाँ पे गया होता है बट सफ़र इतनी जल्दी पार करना आसान नहीं है, घर का रास्ता बहुत दूर है। एंड उसके हाथ में एक इंसान भी है जो मर चुका है बट बॉडी का वेट नहीं गया है। वह ना अपनी बहन के लाश को छोड़ रहा है ना ही भागना रुक रहा है। उसकी हालत इतनी ख़राब है, इतना बुरे तरीके से तो पिट रखा है वैसे भी, पर फिर भी भाग रहा होता है अपनी माँ के लिए। एंड उसे बस डर लग रहा होता है क्योंकि उसकी माँ इस समय बीमार भी है, तो उसकी माँ की क्या हालत हुई होगी। जब वो घर के पास जाता है ना तो घर के पास वो थोड़ी सी भीड़ पाता है एंड उसे लगा होता है कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत हो गया। वो रोते रोते आगे जाता है तो वो देखकर हैरान था, आसपास पूरी लाश बिखरी पड़ी है, पूरी की पूरी। एंड उसकी माँ के हाथों में एक शरीर है, मरा हुआ शरीर। एंड वो उसे नीचे गिराती है एंड उसकी माँ लग ही नहीं रही होती है। बारिश उसका ब्लड रोकने की कोशिश कर रहा था बट उसके फेस पे पूरा ब्लड लगा हुआ था। उसने पूरे 50 लोगों को अकेले मारा होता है। जो गुह होती है वो वैन को देखती है एंड उसके हाथ की बॉडी, वो समझ जाती है कि वो रीम है, पर वो नामसरे ला रही होती है कि वो मानना नहीं चाहती है। एंड वो कहती भी है, वैन, वैन मत कहना, प्लीज़ प्लीज़ ये मत कहना वैन, ये रीम नहीं है ना वैन, ये रीम नहीं है ना। बट जो वैन होता है उस बॉडी को आगे ले जाकर नीचे रख देता है, कुछ नहीं कहता है। और साइलेंस ही बताने के लिए काफ़ी था कि ये रीम की ही बॉडी है। अभी ना जाओ जिसू कावेनिंग हैनिंग फाइनली वहाँ पर आगे होते हैं। वो ये दृश्य देखकर हैरान थे, उस बॉडी को देखकर हैरान थे, वो के आसपास इतने लाश देखकर हैरान थे। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो आगे जा भी नहीं पा रहा था एंड यहाँ पर खड़े हुए भी उसे डर लग रहा होता है। जो गुवो होती है अपनी बेटी के लाश को पकड़ते हुए कहती है, बेटा। एंड वो बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। एंड वैन क्या करे, वो वैसा ही खड़ा हो गया होता है। हमारी जो गुवो है ना वो बस बस अपनी बेटी को देख रही होती है। जाओ जिससे बहुत डरा हुआ होता है और अपनी माँ को याद कर रहा होता है। तभी उसके शोल्डर पे एक हाथ आता है। जाओ जिससे पीछे देखता है तो वो तमाई थी। जाओ जिससे तमाई को हक कर लेता है, कहता है, कहाँ थे माँ,
फ़ोन क्यों नहीं उठाया। एंड वो भी रो ही रहा था, बट जो तमाई थी ना वो गुवो को देखती है और लाशों को। तमाई कहती है गुवो ने अपनी प्रॉमिस तोड़ दी। एंड वो उस लाश को देखती है तो वो समझ जाती है कि रीम की ही लाश है। जो गुवो होती है ना, वो अब देखती है वैन की तरफ, एंड वैन के पीछे ही सारे लोग दिखाई दे रहे होते हैं, तो उसकी नज़र तमाई पे पड़ती है। जो अपनी गुवो होती है वो सिर्फ तमाई को देख रही होती है, एंड तमाई गुवो को। जो अपनी गुवो होती है वो हंसते हुए कहती है मुझे पता है वो मुझे अभी भी देख रहा है। वैन कहता है कौन। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है जिसने ये सब किया, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, जिसने रीम को मारा, वो देख रहा है। हर चिल्ला कर कहती है तुम देख रहे हो ना, बोलो। एंड हमारा जाओ जिंग यस वो सारी चीज़ें देख रहा है कैमरा के थ्रू, एंड हंसते हुए कहता है चालबाज है ये औरत, मुझे पता था ये नहीं मरेगी बस मुझे इसको लड़ते हुए देखना था। मज़ा आ गया। 50 लोगों को अकेले मारा है इस बुढ़िया ने। समझदार भी है, जानती है कि एक दुश्मन क्या कर सकते हैं। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है वैन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम रीम को बचाओगे। वैन कहता है मैंने कोशिश की। जो अपनी गुवो होती है वो कहती है कोई बात नहीं, रीम नहीं बची, कोई बात नहीं, उस प्रॉमिस को छोड़ो, तुम्हें मेरे से एक नई प्रॉमिस करनी पड़ेगी। वैन कहता है बोलो माँ। गुवो कहती है मार डालना उसका मैंने को, पर आसान मौत मत देना। जैसे उसने तुझे तड़पाया है ना, तुझे वैसे उसे तड़पाना है, धीरे धीरे करके उससे मारना है, समझ रहा है ना। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। गुवो कहती है और हाँ, आंसू नहीं निकालना है अपनी आंखों से, रोना नहीं है, उदास नहीं होना है, डरना नहीं है, हंसना है तुझे, तुझे हंसना है। उस कमीने को बताना है कि उसके करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुझे टूटना नहीं है, रोना नहीं है, तुझे सिर्फ और सिर्फ हंसना है बहन, हंसना है, और उस कमीने की कह लेनी है। जो सामजिंग होता है वो सुन रहा होता है एंड हंसता है एंड कहता है इम्प्रेसिंग यार, सो इम्प्रेसिंग, कमाल है ये। एंड वो उसको अच्छा लग रहा होता है गुवो का ये जो भी कहना है, ये जो एटीट्यूड है, वो जो इतने गुस्से में है, साउचिंग एंजॉय कर रहा होता है। जो हमारी गुवो होती है वो कहती है करता है ना प्रॉमिस तो वैन, करेगा ना प्रॉमिस। जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड बोलता है करता हूँ माँ प्रॉमिस, नहीं टूटूंगा, नहीं रहूँगा, ना ही ज़्यादा गुस्सा करूँगा, सिर्फ हंसूँगा, सिर्फ हंसूँगा और उसकी कह लूँगा। जो गुवो होती है वो वैन के हाथ को पकड़ी हुई थी एंड वो तमाई की तरफ देखती है एंड गुवो की जो आंखें थी ना, तमाई ना में सर हिला रही होती है। जो गुवो होती है वो हल्का सा हाँ में सर हिलाती है। तमाई ऐसा लग रहा था ना वो पूरा रो पड़ेगी, वो मर जाएगी वहीं पर, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा होता है। एंड वो धीरे से कहती है नहीं गुवो, प्लीज़ नहीं। जो गुवो होती है वो कहती है वैन ये याद रखना, जब तक तू ये प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा ना, तब तक तू मेरे लाश को वाग नहीं लगाएगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या कह रहे हो माँ, क्यों कह रहे हो। एंड गुवो ने तो वैन से हाथ छुड़ा ही लिया होता है। वो अपनी बेटी के शरीर को भी चूमती है, वैन के सर को भी चूमते हुए पीछे जा रही होती है। वैन कह रहा होता है माँ, एंड ये कहते ही पीछे आता है, बट गुवो इशारा करती है एंड कहती है तुमने वादा किया था तू नहीं रोएगा, तो तू क्यों रो रहा है। मैं तेरी कमजोरी हूँ वैन, ताकत नहीं। वो मुझे यूज़ करेगा तुझे कमज़ोर करने के लिए, ये मैं जानती हूँ। मैं आज लड़ ली पर मैं हमेशा नहीं लड़ पाऊँगी। मैं तेरी कमज़ोरी नहीं तेरी ताकत बनना चाहती हूँ और तुझे मेरी प्रॉमिस पूरी करनी पड़ेगी। एंड ये कहते ही वो पीछे की तरफ जा रही होती है क्योंकि उसके घर के पीछे तो खाई है ही, एंड जो उसके फेंसेस थे वो थोड़े वीक हो ही गए थे। जो अपनी गुवो है वो एकदम फेंसेस के पास थी एंड वैन नाम में से हिला रहा होता है। गुवो स्माइल करती है एंड कहती है मार डालना उसका मैंने को। एंड ये कहते ही वो जंप कर लेती है नीचे की तरफ, लाइक वो अपने शरीर को पीछे की होती है एंड वो खुद गिर जाती है। जो हमारा वैन होता है वो अपने घुटने पे गिर गया होता है एंड जो तमाई होती है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि वो जानती थी कि वो क्या करने वाली है अभी।
जो हमारा वैन होता है वो तो रो ही रहा होता है। बारिश अचानक से चली जाती है एंड वैन हंसने लगता है। वैन बहुत ज़्यादा हंस रहा था, बहुत पागलों की तरह। जो अपना जाव जिसो होता है उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है। काव वैनिंग हैनिंग ये सब देख कर डर गए होते हैं। आसपास के सारे मोहल्ले वाले ये माहौल देख रहे होते हैं। जो अपनी तमाई होती है ना, वो शोल्डर पे हाथ रखती है जाओ के एंड वो कहती है जाओ जिसो। जो जाओ जिसो होता है ना वो तमाई को देखता है। जो तमाई होती है वो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें आगे चलकर क्या करना है, पर तुम्हें हमेशा वैन का साथ देना पड़ेगा। वैन के बदले में तुम्हें साथ देना पड़ेगा, चाहे तुम उसके लिए मर भी क्यों ना जाओ। तुम वैन को नहीं छोड़ सकते, तुम्हें जो करना है करो, पर तुम्हारा असली मकसद वैन का साथ देना होगा, वैन का ढाल बनना होगा, उसकी कमजोरी नहीं। जो अपना जाओ जैसे होता है वो हाँ में सर हिलाता है। एम तमाई बस वैन को देख रही होती है और वैन तो हंस रहा होता है। वो सिर्फ हंस रहा था एंड वो पागल हो गया होता है। उसकी बहन मर गई, उसकी माँ मर गई, वो किसी को नहीं बचा पाया हमेशा की तरह। एंड वो हंस रहा है, वो सिर्फ हंस रहा है। जब ना जार्जिंग होता है वो ये देख रहा होता है एंड हंसते हुए कहता है कमाल की औरत थी, कमाल की औरत थी यार, रंगजवान देखा तुमने। जो रंगजवान होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो हमारा जार्जिंग होता है वो कहता है हेलर वेले की स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो सच्ची में स्ट्रॉन्ग है, वो सच्ची में स्ट्रॉन्ग है। कमाल की वो औरत है, कमाल की वो औरत है, मुझे उससे मिलना था। वो क्यों मर गई, वो कितनी कमाल है। वैन तुम्हारी माँ बहुत कमाल की है, पर फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है, ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। इधर जाजिंग जो है वो हंस रहा होता है एंड वैन भी उधर हंस के यही कह रहा होता है कि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मारू के भाई। एंड उसे तो अभी भी लगता है कि जाओजिंग मारू का भाई है, उसे रियल पर्सनालिटी पता ही नहीं है कि जाओजिंग कौन है, क्या है, नहीं पता। अभी जो अपना जाओजिंग होता है जो हंस रहा होता है फिर वो कहता है अब बारी है प्रिंस की, उसकी उंगली काटो और वैन को परोसो, एक दिन में उसे सदमा देकर मार ही डालूंगा। एंड ये कहते ही वो गुस्से में गया होता है एंड रॉन्गसॉन से मांगता है टूल एक कि वो प्रिंस की उंगली काट सके। वो भी सिर्फ प्रिंस की उंगली काटेगा क्योंकि पारा ना थोड़ा ऊपर तक पहुंच चुका है, तो वो मारू को जान से मार नहीं, सॉरी, प्रिंस को जान से मार नहीं सकता है, बट वो मारू जैसी हालत प्रिंस की जरूर कर सकता है। इसलिए वो उसकी उंगली काटने के लिए एक चीज़ ले गया था एंड वो प्रिंस का गेट खोलने ही वाला था, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। जो अपना जाजिम होता है वो कॉल उठाता है क्योंकि वो हॉस्पिटल का था। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं जाजिंग सर, जाजिंग सर आप बिलीव नहीं करेंगे आपके भाई को होश आ गया, बेयून को होश आ गया है। उधर हमें बेयून को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुल गई होती है एंड वो कोमे से वापस आ गया होता है। जो जाजिंग होता है उसके हाथ से वो जो वेपन था वो छूट जाता है एंड कहता है सच कह रहे हैं डॉक्टर। जो डॉक्टर होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जालिंग रोंगसोन को देखता है एंड कहता है बेयून को होश आ गया, बेयून को होश आ गया। एंड ये कहते ही वो उस गेट को छोड़कर जाने लगता है अपने भाई से मिलने। एंड बेयून बैठा हुआ था एंड उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है, उसके दिमाग में अभी भी थोड़ा प्रेशर पड़ रहा होता है। काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा जाओजिंग था ना वो गया होता है अपने भाई के पास एंड सीधा उसे हक कर लिया होता है एंड कहता है बेयून तुम ठीक हो। जो बेयून होता है वो कहता है भाई मैं मैं यहाँ पे कैसे आया समझ में नहीं आ रहा। लास्ट टाइम मैं उस कॉटेज में था जहाँ पर हमला हुआ था। मारू, मारू कैसा है। एंड मारू के बारे में सुनते ही जाओजिंग एकदम शांत एंड वो कहता है जिस इंसान ने उस पर हमला किया था ना उस इंसान ने उसके पाँव तोड़ दिए। मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की पर उसका पाँव रिकवर ही नहीं हो सकता। जाओजिंग इतना भोला बन रहा होता है ना एंड वो एकदम रोने वाला फेस बना लेता है। जो हमारा बेयून होता है वो कहता है सॉरी भाई, मेरी वजह से आपको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा ना। वो लड़का पागल था बहुत ज़्यादा, वो बेमतलब का मारू के पीछे पड़ा हुआ था, मारू की गलती नहीं है।
जो जाओजिंग होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि मारू की गलती नहीं है, तुम खराब दोस्त थोड़ा ना बनाओगे, मारू थोड़ा खराब है, मैंने उस इंसान को सबक सिखाया है। जो अपना बेयून होता है वो कहता है सिखाया सबक, जेल में डाल दिया ना उसे। जो अपना जाओजिंग होता है वो कहता है हाँ मैंने उसे जेल में डाल दिया है, वो आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। जो बेयून होता है ना वो भी रो रहा होता है एंड जाओजिंग को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उसको बेयून के आंसू से फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक बेयून के आंसू से उसे बुरा लगता है, उसे गुस्सा नहीं आता। एंड वो अपने भाई को हक किया हुआ था एंड वो कहता है अब सब सही होगा, तुम होश में आ गए हो ना, अब सब सही होने वाला है। जो अपना बेयून होता है वो कहता है शुक्रिया भाई, मुझे मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत परेशान किया होगा। जाओजिंग कहता है कुछ नहीं, तुम होश में आ गए, अब सब ठीक होगा। एंड ये कहते ही वो रोंगसान को कुछ इशारा करता है एंड रोंगसान हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगता है। एंड ये खेल यहीं पर ख़त्म हो गया। जाओजिंग की तरफ से अब कुछ आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसका भाई होश में आ गया है, तो अब उनको इस सब चीज़ों से मतलब नहीं। जब तक उसका भाई होश में नहीं आता तब तक वो उसे टॉर्चर करने वाला था वैन को, बट अब उसका भाई होश में आ गया है तो अब कुछ नहीं होगा। अभी ना हमें प्रिंस के फादर एंड प्रिंस की मदर को दिखाया जाता है जो एकदम डिप्रेस होकर बैठे हुए होते हैं। तभी उनके घर पे ना नॉक होता है, डोरबेल बजती है एंड जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा प्रिंस है वो उनके घर के सामने लेटा हुआ है। सी जिन लीवू घर वापस आ गया होता है। मिंग एंड सीयुन, अभी हम उसे सीयुन ही कहेंगे जाओजिंग के फादर को, वो दोनों के दोनों इतना खुश हो जाते हैं, अपने बेटे को हग कर लेते हैं एंड वो अपने बेटे को चेक करने लगते हैं जो बहुत चोटिल है क्योंकि जाओजिंग उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो देता नहीं था, शरीर में बहुत रैसेस भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे एंड वो सीधा उसे हॉस्पिटल में ही ले जाते हैं। इधर हमारा जो वैन केसिंग था ना वो भी हॉस्पिटल में बेहोश ही पड़ा था, वो हंसते हंसते बेहोश हो गया था। तो वो सारे लोग उसे हॉस्पिटल में लाए होते हैं। जो तमाई होती है वो एकदम स्ट्रेट बैठी हुई थी एंड जाओ जिसू भी वहाँ पे डरा हुआ था। हैनिंग एंड काउ वेनिंग भी वहीं पर थे एंड कुछ और नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी हॉस्पिटल में वो हमारे देखते हैं मिंग एंड सीयून को जो आए हुए हैं। तो वो जाते हैं and पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि उनका बेटा वापस घर आ गया है। ये सुनकर दोनों को बहुत खुशी मिली होती। काओवेनिंग एंड हैनहिंग ही वहाँ पर गए थे एंड वो फटाफट जाओ के पास जाते हैं एंड उससे बताते हैं कि जो सीजन लीबू है वो वापस घर आ गया होता है। इस बुरी चीज़ में एक ही चीज़ अच्छी हुई है उन लोगों के लिए। अभी हमें काफ़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा सीयून है उसे धीरे धीरे होश आने लगता है एंड जब वो होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो तो जाओजिंग के घर पे सो रहा था ना, तो ये हॉस्पिटल में वो क्या कर रहा है। अभी जो हमारा प्रिंस है वो इधर उधर देखता है तो अपनी मदर को पाता है। जो उसकी मदर होती है वो कहती है तुम्हें होश आ गया, तुम्हें होश आ गया। प्रिंस अपने माँ बाप को देखकर इतना खुश था कि वो उन्हें हग कर लेता है। जो अपने मिंग एंड सियून होते हैं वो पूछ रहे होते हैं अपने बेटे से कि क्या हुआ, कौन ले गया था, तुम ठीक तो हो ना। एंड प्रिंस कहता है मैं ठीक हूँ माँ, सब ठीक है। वैन कैसा है। एंड मिंग एंड सियुन दोनों एकदम शांत हो गए थे। वो अपने बेटे को इस कंडीशन में बता सकते हैं वैन की हालत के बारे में क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में है। कावेनिंग हैनिंग से उसने भी पूछा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एंड उसे सारी बात पता चल गई होती है। वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो एकदम शांत होते हैं। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है प्लीज़ बताइए क्या हुआ है। बट वो दोनों के दोनों झूठ कह देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। एंड जो अपना सीजिन लीबू होता है वो हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है वो आराम कर लेगा। एंड उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बाहर गए होते हैं, एक दवाई के लिए गए होते हैं एंड दूसरा डॉक्टर से बात करने के लिए गए होते हैं। तभी वहाँ पर अपना कावेनिंग एंड हैनिंग आते हैं जो प्रिंस को देख कर कहते हैं तुम होश में आ गए। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे लिए आए हो। जो हैनिंग एंड कावेनिंग होते हैं वो कहते हैं नहीं हम वैन की वजह से यहाँ पर हैं। एंड उन दोनों को नहीं पता था कि वैन के बारे में बताना नहीं है। प्रिंस कहता है क्या हुआ वैन के साथ। जो हैनिंग एंड कावेनिंग होते हैं वो भी प्रिंस को बताते नहीं हैं बट प्रिंस की जिद की वजह से वो सारा चीज़ बता देते हैं एंड प्रिंस एकदम शॉक्ड हो गया होता है। जो अपना हैनिंग एंड कावेनिंग होते हैं वो कहते हैं कि तुम आराम करो,
हम जाते हैं, फिर मिलने आएंगे। एंड प्रिंस हाँ में सिर हिला देता है। वो एकदम एकदम साइलेंट हो गया था। तभी उसके फादर वहाँ पर आते हैं एंड उसके लिए दवाई लाए थे। वो उसे दवाई देने वाले थे बट प्रिंस कहता है नहीं, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। अपने सियोन कहते हैं क्यों दवाई की ज़रूरत नहीं है, देखो कितना चोट लगा हुआ है, मैं दवाई खिलाता हूँ। एंड वो उसकी केयर करना स्टार्ट कर दिया होते हैं। जो उसकी माँ होती है वो भी उधर आ गई होती है एंड कहता है क्या हुआ, दवाई नहीं खा रहे। प्रिंस को ना ज़बरदस्ती दवाई खाना पड़ता है। एंड उसकी माँ कहने लगती है कि अब फिक्र मत करना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी, तुम्हारे साथ हर वक्त रहूँगी एंड ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला। उसकी फ़िक्र की बात है जो प्रिंस सुन रहा होता है। हाँ उसके माँ बाप वरीड है बट वो फिर से खुद को कमज़ोर पा रहा होता है। इवन उसे खांसी आने लगती है ना तो उसे पानी पीना होता है। तो उसकी माँ फटाफट उसके पास लादते हुए कहती है पानी पी लो बेटा। एंड बस अपना प्रिंस देखता रह जाता है। उसकी माँ स्माइल करते हुए उसको अपने पास रखी हुई थी बहुत प्यार से। एंड प्रिंस एकदम साइलेंट ही हो गया था। बहुत नाइट हो रही है, नाइट के अपने 4 बज रहे होते हैं। काफ़ी देर बाद ना वैन को भी होश आ जाता है। वैन जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके पास जाओ जिसू था। वैन केजिंग जाओ जिसू से कुछ नहीं कहता है और उठने की कोशिश करता है। जो जाओ जिसू होता है बट उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है वैन केजिंग। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है तुम बेहोश हो गए थे तो हम यहाँ पर ले आए। अपना वैन जाने की कोशिश कर रहा होता है एंड जाओ जिसको क्या कहे उसे समझ में नहीं आता तो वो कहता है प्रिंस वापस आ गया है, वो इसी हॉस्पिटल में है। अपना वैन फटाफट जाओ जिसू को पकड़ते हुए कहता है प्रिंस प्रिंस वापस आ गया, क्या वो सही है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है उसकी हालत थोड़ी सी तो ख़राब है बट वो सही है। जो अपना वैन होता है वो कहता है कहाँ पर है वो। एंड जाओ बताता है कि प्रिंस कहाँ पर है। अभी जो अपना वैन होता है वो फटाफट जाता है प्रिंस के वार्ड में बट प्रिंस वहाँ पे था ही नहीं। उसके माँ बाप वहाँ पे सो रहे हैं बट प्रिंस वहाँ पे नहीं है। वो तभी पीछे देखता है तो उससे प्रिंस दिखाई देता है। एंड जाओ प्रिंस के पीछे जाने लगता है बट प्रिंस हॉस्पिटल से ही बाहर चला गया होता है छुप छुप के। जो जाओ होता है वो प्रिंस का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है प्रिंस प्रिंस तुम ठीक हो, तुम ठीक हो ना। जो प्रिंस होता है वो वैन को देखता है एंड कहता है वैन। एंड ये कहते ही वो रोते हुए उसे हक कर लिया होता है। वैन कहता है क्या हुआ, बाहर कहाँ जा रहे थे, तुम ठीक हो ना। जो वैन होता है वो बहुत रो रहा था। जो जाओ होता है वो उसके आंसू साफ करते हुए कहता है रो मत। एंड जैसे ही प्रिंस ये बोलता है रो मत तो उसे अपनी माँ की बात याद आती है एंड उसने जो प्रॉमिस की थी अपने माँ से उसकी वजह से वो शांत हो जाता है एंड कहता है बाहर क्या कर रहे हो, अंदर चलो। जो प्रिंस होता है वो कहता है मैं वापस नहीं आ रहा। अब नावन कहता है क्या मतलब है कि तुम वापस नहीं आ रहे हैं। प्रिंस कहता है मैं खुद को बहुत कमज़ोर पाता हूँ। वैन कहता है हम मिलकर ताकतवर बनेंगे। प्रिंस कहता है नहीं वैन तुम ताकतवर हो, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस्ट, तुमने बहुत कुछ खोया है, मैं जानता हूँ एंड आई एम सॉरी, मैं एक घटिया इंसान हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है चुप करो प्रिंस, चुप करो, तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो प्रिंस होता है वो कहता है वैन मैं यहाँ नहीं रह सकता। वैन कहता है तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। प्रिंस कहता है सॉरी वैन, पर मेरा यहाँ पे दम घुटता है। वैन कहता है प्लीज़ प्रिंस। जो प्रिंस होता है वो कहता है पर मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। एंड वैन देखता ही रह जाता है। प्रिंस कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ ये जो हुआ है वो किसने किया है। जो वैन होता है वो कहता है मारू के भाई ने, जिसने लोगों का रेप किया था, वही इंसान है इसके पीछे। जो अपना प्रिंस होता है वो नाम से लाता है एंड वो कहता है वो नहीं है। वैन कहता है तो कौन है। प्रिंस कहता है मैं उसके साथ रह कर आया हूँ, उसने मुझे अपने घर में कैद कर रखा था एंड मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, पर वो इंसान साउजिंग है। वैन कहता है ये कैसे हो सकता है, मारू उसका भाई कैसे हो सकता है, वो उसके लिए काम करता है। जो अपना जाउजिंग होता है वो कहता है सच बोलो तो मारू उसके लिए कुछ भी नहीं है, पर उस दिन कॉटेज में शायद तुमने गलती से किसी और को हार्म कर दिया था जिस वजह से वो कोमा में था एंड वो बेयून था। जाउजिंग का भाई
जिससे वो बहुत प्यार करता है। तुम उसकी फ़ोटो देखना, शायद तुम्हें पहचान आ जाए। जो अपना वैन था वो एकदम हैरान था कि वो जाओ जिंग है, इतना बड़ा इंसान। एंड वो एकदम साइलेंट हो गया होता है। जो प्रिंस होता है वो कहता है मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। वैन कहता है कहाँ जा रहे हो। अब ना प्रिंस उससे बताने के लिए तैयार नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, वो तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है रुक के भी फ़ायदा नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एंड ये कहते ही वो उसे पकड़ लेता है। पर जो प्रिंस था वो कहता है छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। बट वैन ने उसे बहुत टाइट पीछे से हक कर लिया था। एंड वो अपनी माँ की कसम से बंधा हुआ ज़रूर है बट वो रो रहा था। एंड वो बस जाने नहीं देना चाहता था, बिल्कुल नहीं देना चाहता था। बट प्रिंस छूटने की कोशिश कर रहा होता है। वैन कहता है प्रिंस नहीं, प्रिंस प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं प्रिंस, प्लीज़ नहीं। बट प्रिंस जो होता है वो उसे धक्का दे देता है। एंड जिस वजह से वैन के सर पे चोट लग जाता है। वैन का सर पहले भी इतना चोट लगा हुआ था, उसे और चोट लग गया होता है। प्रिंस बहुत डर गया था। बट वैन उसका हाथ पकड़ लेता है। वैन नीज़ पे है, प्रिंस खड़ा हुआ है। एंड प्रिंस का हाथ वैन ने पकड़ा हुआ है। वैन कहता है प्लीज़ नहीं प्रिंस, मत जाओ, प्लीज़ तुम मत जाओ। बट जो प्रिंस होता है वो कहता है सॉरी वैन, सॉरी। एंड ये कहते ही वो उससे हाथ छुड़वाता है बट चिल्लाने लगता है कि यहाँ पे चोट लगी है, हेल्प चाहिए। तो हॉस्पिटल के बाहर ही है, माना बाहर उतने लोग नहीं हैं अभी क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। बट स्टिल लोग तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोग रहेंगे ही नहीं। तो आवाज़ सुनकर वहाँ पे वैन की मदद करने के लिए वो लोग आने लगते हैं। एंड प्रिंस वहाँ से भागने लगता है। वैन उससे अभी भी कह रहा होता है कि प्लीज़ नहीं। बट प्रिंस रुकता नहीं है एंड वहाँ से चला जाता है। और वैन केसिंग तो बेहोश हो ही गया होता है। अभी हमें बेयून को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के बेड में थे। एंड जाओजिंग उसके पास बैठा हुआ था एंड उससे बहुत सारी बातें कर रहा होता है और हंस रहा होता है। एंड रोंगसवान ना वहीं पे खड़ा था और उसका वो पोकर फेस अभी भी कंटिन्यू हो रहा था। पर जो जाओजिंग होता है ना वो उसे देखता है एंड स्माइल करता है। एंड जो रोंगसवान होता है वो उसे रिटर्न में स्माइल दे देता है। एंड जाओजिंग बहुत खुश था एंड वो फिर से अपने भाई से बात करने लगता है। बट जैसे ही जाओजिंग का फेस हटता है रोंगसवान का फिर से वो पोकर वाला फेस बन जाता है। अभी ना मॉर्निंग हो गई होती है। एंड जो तमाई थी वो वहीं पे खड़ी थी। एंड जाओ जिसू भी वहीं पे था। जो अपना काव वेनिंग और हैनिंग होते हैं वो इतने थक गए होते हैं कि वहीं पर सो गए होते हैं। वेन केसिंग को फिर से बेड पर रखा गया होता है क्योंकि वो बेहोश था। एंड मिंग एंड सियोन बहुत ज़्यादा वरीड हो गए होते हैं कि क्या फिर से किडनैप कर लिया गया है, क्या हुआ है। बट वो ये सोचते पर हॉस्पिटल में ही उन्हें एक नोट दिखाई देता है जो अपने सीयून ने उनके लिए छोड़ा था कि आई लव यू मॉम एंड डैड, बट सच कहूँ तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मुझे कोई किडनैप नहीं कर रहा है, मैं खुद छोड़ कर जा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि मैं आपका एक लौता बेटा हूँ, तो आपके बहुत सपने होंगे मेरे को लेकर, बट मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं खुद को बहुत कमज़ोर फील करता हूँ, जो मैं करना नहीं चाहता। मैं खुद को ताकतवर फील करना चाहता हूँ। बस आई एम रियली सॉरी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा और मैं अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ। वैसे भी मैं बालिग हूँ। एंड ये कहते ही उसका नोट ख़त्म हो गया था। इसलिए पुलिस अब क्या करे, वो प्रिंस को ढूंढे भी कैसे क्योंकि प्रिंस ने खुद नोट छोड़ा है। ये प्रिंस की ही राइटिंग है और प्रिंस बड़ा है, वो छोटा नहीं है जो अपने फैसले नहीं ले सकता है। बट फिर भी वो ढूंढने की कोशिश करते हैं प्रिंस को, लाइक कर रहे होते हैं। एंड सियून एंड मिंग एकदम वरीड हो गए होते हैं। उधर हमें हमारी तमाई को ही दिखाया जाता है जो वैन के ही लिए बैठी हुई थी। एंड वो वैन से बहुत सारी बातें करना चाहती थी और बहुत कुछ बताना चाहती थी गुवो और उसके पास्ट को लेकर सब कुछ। उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाना था ताकि वो जाओजिंग से बदला ले सके क्योंकि गुवो की जो नज़र थी ना उस समय, वो तमाई को ये तो बता रही थी कि वो मरने वाली है क्योंकि वो कमज़ोरी नहीं बनना चाहती, पर आगे जो कुछ भी सिखाना है तुम्हें सिखाना होगा।
एंड तमाई वही सिखाना चाहती थी। जो जाओ जिसू होता है वो वॉशरूम गया होता है एंड तमाई जो थी ना वो डॉक्टर के पास गई होती है। एंड जब वो बाद में आते हैं ना तो देखते हैं कि डॉक्टर बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं, हैनिंग एंड काउ वेनिंग भी ढूंढ रहे हैं एंड वो वैन को ढूंढ रहे थे क्योंकि वैन वार्ड में नहीं था, वैन वहाँ पर था ही नहीं। गुवो सॉरी जो तमाई होती है ना वो अपने गुवो के घर जाती है देखने के लिए कि वैन वहाँ पर हो, बट वैन वहाँ पर भी नहीं था, कुछ चीज़ें नहीं हटाई गई थी। वो काफ़ी देर बाद अपनी जहाँ पर रीम की लाश को रखा गया था ना वो वहाँ पर जाती है तो पता चलता है कि रीम की बॉडी को ना जला दिया गया है पहले से ही। एंड वो फिर बाद में सोल गार्डन जाती है तो पाती है कि वहाँ पर रीम के नाम की भी ट्री लग चुकी है जो अपने जावी के ट्री के पास है। अभी हमें अपनी लुवो की ट्री को दिखाया जाता है जो पहले तो नहीं खिली थी, एकदम नहीं खिली थी, बट अब वो थोड़ी सी खिली हुई लग रही होती है। और यस, अपनी रीम की ट्री तो अभी ही लगी है और जावी की ट्री कभी बढ़ ही नहीं पाई है। जो हमारी तमाई होती है वो कहती है, बहन कहाँ हो तुम, कहाँ चले गए तुम। एंड ये कहते ही वो आगे तक जा रही होती है एंड वो हर जगह ढूंढ ही रही होती है एंड वैन को सभी ढूंढ रहे होते हैं। तभी जो अपनी तमाई है ना उससे कोई टकरा जाता है एंड तमाई उसे देखते हुए कहती है, बहुत जल्दी आ गए, जल्दी आने वाले थे ना। जो वो पर्सन होती है वो कहती है, माफ़ कर दो, मैं मैं लेट हो गई, मेरी गलती नहीं है, मेरी ट्रेन लेट थी। एंड उसके हाथ में ना वही लॉकेट था जो हमारी तमाई लेकर गई थी, मीन्स तमाई इसे ही लेने गई थी। जो हमारी तमाई होती है वो कहती है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो लड़की कहती है, तो मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ करना, मैं वचन में नहीं टिक पाई। एंड ये कहते ही वो झुक जाती है सॉरी बोलने के लिए, वो दिल से सॉरी फील कर रही थी। जो हमारी तमाई होती है वो कहती है, फिर भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ब्राइट रोज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तभी वहाँ पे जाओ जिसो आता है जो ये देखकर हैरान था कि ये क्या चल रहा है एंड वो अपनी माँ के पास खड़ा हो जाता है। जो हमारी ब्राइट रोज़ होती है वो खड़ी होती है एंड कहती है, कैसी ज़रूरत। जो हमारी तमाई होती है वो जाओ जिसो को पकड़ी हुई थी एंड वो ब्राइट रोज़ को देखते हुए कहती है, तुम्हें इसे सिखाना पड़ेगा। जो ब्राइट रोज़ होती है वो जाओ जिसो की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है, अपने सेंसे से मिलो बेटे। एंड ये कहते ही वो उसके सर पर हाथ रखती है एंड जाओ जिसो बस ब्राइट रोज़ को ही देख रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो यहाँ से बहुत दूर जा रहा होता है एंड उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी क्योंकि उसने प्रॉमिस कर रखा होता है कि वो स्माइल करेगा। एक वॉइस ओवर आती है जो कहती है, ऊपर से ये चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे वो एक नरम मिट्टी ही लगी थी, पर जब मैं उस पर पाँव रखा तब पता चला कि ये एक दलदल है, एक गहरा दलदल जो अपने अंदर इसे खींच लेगा और हमें वहीं पर मार देगा। नहीं पता था कि ये इतना गहरा हो सकता है, इतने सारे चीज़ें सामने आ सकती है। अभी हमें होने वाले वक्त का सीन दिखाया जाता है जो आगे जाकर होने वाला है एंड अलग अलग टाइमलाइन की बात है ये। हमें अपने जाओ जैसो को दिखाया जाता है जो एक जगह पे रो रहा होता है एंड अपने दिल पर हाथ रखा हुआ था एंड कहता है, मैं तबाह कर दूंगा, तुम सबको तबाह कर दूंगा। एंड उधर हमें अपने हैनिंग को दिखाया जाता है अलग टाइमलाइन में जहाँ पर वो किसी को पकड़ा हुआ होता है एंड कहता है, नहीं 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 नहीं, एंड वो रो रहा होता है। उधर हमें अपने कावेनिंग को भी दिखाया जाता है जिसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है एंड उसका फेस पकड़ के कहा होता है, धंधा करेगा ना, चल करते हैं धंधा, तुझे ही सुलाऊंगी दूसरों के पेट पर, चल। एंड ये कहते हुए उसे खींच के ले जा रहे होते हैं। दूसरे सीन में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ा होता है एंड वो बस साफ नज़रों से किसी को देख रहा होता है एंड जिसको वो देख रहा होता है ना उसका गला पकड़ के मरोड़ दिया गया होता है एंड वहीं पर मार दिया गया होता है एंड प्रिंस की पलकें भी नहीं झपकी होती है एंड वो बस ये देख रहा होता है, बिल्कुल डर नहीं था उसके आंखों में। नेक्स्ट फ्रेम में जंगलिंग को दिखाया जाता है जो कुछ लेकर भाग रहा होता है जंगलों में एंड उसका पाँव टूटा हुआ लग रहा होता है एंड वो किसी इंसान को कैरी करके ले जा रहा है। बहुत अंधेरा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है एंड वो लंगड़ते लंगड़ते चलते हुए कह रहा होता है, कुछ नहीं होने दूंगा,
कुछ नहीं होने दूंगा आपको। एंड वो गिर जाता है बट वो फिर से उठने की कोशिश करता है। नेक्स्ट टाइम में हमें सियालन को दिखाया जाता है जो चिल्ला रही होती है एंड कह रही होती है मेरे बाप को मार डाला आपने, क्या किया था उनने, क्यों मारा। एंड ये कहते ही वो आगे मारने की कोशिश करती है बट उसे पकड़ लिया जाता है एंड उसे कहीं पे ले जाया जा रहा होता है एंड वो बस चिल्ला रही होती है कि क्यों क्यों क्यों। हमें नेक्स्ट फिल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओजिंग खड़ा था एंड उसके सामने वैन खड़ा होता है एंड जाओजिंग बस स्माइल कर रहा होता है बट वैन की आंखें कुछ अजीब ही चीज़ें बयां कर रही होती है। हमें एक और फ्रेम दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी साउ थी जिसके पूरे मुंह से खून निकल रहा होता है और उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा था एंड वो सीधा देखते हुए कहती है मैं मर जाऊंगी पर आपको मरने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे वैन को भी क्यों ना मारना पड़े। एंड वो सीधा ही अभी भी देख रही थी एंड वो किसे देख रही थी पता नहीं। हमें वैन का सीन दिखाया जाता है जो साओ जिसू का गला दबा रहा होता है और साओ जिसू को बहुत खून निकल रहा होता है एंड वो बैरली वैन कह पाता है एंड वैन ने इतना टाइट पकड़ा था, वैन की आंखें एकदम वाइट थी एंड उसके चेहरे पे स्मग था एंड वो सिर्फ जाओ को ही देख रहा होता है। वॉइस ओवर कंटिन्यू होते हुए कहती है ये दलदल सबको डुबा ले जाएगा, सबको। और अभी हमें बहुत सारे इंसान दिखाए जाते हैं अलग अलग जगह पे एंड सीजन 2 यहीं पर ख़त्म हो गया है। लाइक वैन लाइफ प्ले ख़त्म हो चुका है, अब अगला आर्क आएगा, अगला सीज़न आएगा। कैसा लगा ये सीज़न एंड कैसा लगा फ्यूचर में आने वाला सीन। फ्यूचर में बहुत सब कुछ है, ये जो मैंने दिखाया है ना ये जस्ट लिटिल पार्ट है, बहुत कुछ होने वाला है। सबकी लाइफ मेस्ड अप होने वाली है, कोई नहीं बचेगा। इवन चैंगलिंग सियालियांग सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, हर एक छोटे लोग इन्वॉल्व दिखाए जाएंगे। तमाई एंड गुओ का क्या पास था ये भी ज़रूर सामने आएगा बट यस, तमाई एंड गुओ कोई नॉर्मल लोग नहीं है ब्रो। वो जो रह चुके हैं ना वो बहुत घातक थे, बहुत ज़्यादा। इसलिए गुवो ने अकेले इतनी एज में होने के बाद भी अकेले 50 लोगों को मार दिया था एंड जाओजिंग जानता था कि गुवो कौन है, इसलिए उसने वैन से कहा था कि तुम्हारी माँ के बारे में। एंड जाओजिंग तो बहुत सारी चीज़ें जानता है और बहुत सारी चीज़ें आसानी से पता लगा भी लेता है एंड इसलिए जाओजिंग ने वहाँ पर 50 लोग भेजे। लाइक एक औरत को मारने के लिए 50 लोग नहीं चाहिए जब तक वो औरत फाइटर ना हो, बट स्टिल उसने 50 लोग भेजे क्योंकि वो जानता था कि वो फाइटर है बट वो जानता था कि ये इससे भी आगे तक कर सकती है। पर उसने 50 भेजा क्योंकि वो उसे उस समय मरवाना नहीं चाहता था। वो वैन को इतने जल्दी थोड़ा ना टॉर्चर करेगा, धीरे धीरे करना चाहता था ना, वो तो बस वैन को डराना चाहता था। बट गुवो ने सबको मार दिया पर वो खुद भी मर गई और गुवो नहीं चाहती थी कि वो वैन की कमज़ोरी बने एंड वो जानती है कि वो वैन की आगे कमज़ोरी बन सकती है, इसलिए उसने खुद को ना मौत के कुएं में ढकेल दिया एंड वो वैन को कुछ ढंग से बताई भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, बहुत सारी चीज़ें जो तमाई बताना चाहती है बट वैन चला गया है एंड वो क्या तमाई से मिल पाएगा, क्या इन लोगों के पास एक हो पाएंगे। हाँ, बहुत बहुत कुछ होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सभी के लाइफ में। मेस्ड अप तो ग्रेट होगा ही, जो हमें आगे आने वाले सीज़न में पता चलेगा, तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट सीज़न का। एंड मैं इस सीज़न को इतना ही इसलिए रखी हूँ ना क्योंकि एक तो मैं ट्विस्ट रखना चाहती हूँ, एक है ना बिल्डअप क्रिएट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने छोटा रखा। और इसका एक और रीज़न है क्योंकि इस एफ पे ना व्यूवर्स नहीं आते हैं उतने, तो मैं ऐसे एफ को चलाती रहूँगी ना जिसमें व्यूवर्स नहीं आते तो मेरा यूट्यूब मर जाएगा एंड वीडियो आगे तक नहीं जाएंगे। वैसे भी इन दिनों यूट्यूब पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, इसलिए मैं सभी फ़ैन फिक्शन को सीज़न में डिवाइड कर रही हूँ ताकि अलग अलग फ़ैन फिक्शन आते रहें और मुझे भी आपका इंटरेस्ट पता चल सके। पर मैं हाई स्कूल को पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर एक महीने में एक हाई स्कूल का तो सीज़न लाऊं ही, बट ये कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि चीज़ें ऐसी क्रिएट हो जाती है। तो चलिए ठीक है, मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। मैं इस एफ की खुद ही तारीफ़ कर देती हूँ, मैं सोचती भी नहीं हूँ कि ऑडियंस करें क्योंकि ऑडियंस करती नहीं है तो मैं खुद कर लेती हूँ। बट लाइक लिटरली मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों को जिसने इस फैन फिक्शन पे सपोर्ट दिखाया, जिसने कमेंट किया है इस फैन फिक्शन पे सपोर्ट दिखाया है, वो लिटरली मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि मैं इस फैन फिक्शन पे सपोर्ट चाहती थी, और जो मुझे मिल रहा है, लाइक दूसरों के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, वो इतने कट्टर होते हैं कि वो कुछ भी डाले हमें ऐसा आंसर आता है। मैंने Q&A रखने का सोचा था मुझे कुछ नहीं पूछा गया है, मेरे बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता है, जो अच्छा है दूसरों के लाइफ में क्यों पूछना, बट फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा कि किसी ने कुछ नहीं पूछा। बट ओके ओके ओके, हम इतने बेले नहीं बैठे होते हैं। पर मैंने देखा है बाकी के ऑडियंस एंड मेरी ऑडियंस, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे भी कम नहीं हैं, अच्छे खासे हैं। पर कोई बात नहीं, जेलसी करने से कुछ मिलेगा क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं मिलेगा। जो है मेरे पास ठीक है, जितने लोग हैं ठीक है, काफ़ी सारे लोग एफ पे कमेंट करते हैं, बट अगर मैं कोई कम्युनिटी रखूँ कुछ करूँ तो उसमें वो प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, लाइक पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एंड ये ओके है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस बुरा लगा था, बट ओके। बट जिसने मेरे से सवाल पूछा था, तो थैंक यू सो मच, लव यू। एंड आप मेरा सपोर्ट करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मेरे हर बकवास चीज़ पे मेरा साथ दे रहा है, तो थैंक यू। एंड जो मैंने वोट रखा था उसके अनुसार जन्म जन्म आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप अब जन्म जन्म आने वाला है, जो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो लगने ही वाला है, क्योंकि मैंने उसका ना फ़ोटो बनाया है ना ही कुछ, तो बनाने में टाइम लगेगा। एंड मैं अपने पिंक मिल मॉन्स्टर चैनल पे जो फैन फिक्शन स्टार्ट किया है उसे भी ख़त्म करना है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वन शॉट तो स्टोरी थी, बट फिर भी थोड़ी सी लॉन्ग चल गई है, क्योंकि मैं पार्ट नहीं दे रही हूँ उसका, बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, और जो मैंने दिया भी है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। एंड हाँ गाइज, मेरे ग्रे चैनल पे जी मैं मर जाऊंगी स्टार्ट होने वाला है, जो मेरे इस चैनल का फर्स्ट जीएल था। तो मैं सीज़न 2 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जिसने सीज़न 1 सुना है, जिसको इंटरेस्ट है, वो मेरे ग्रे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सीज़न 2 मैं दूंगी संडे टू संडे। उस पर रेगुलर वीडियो नहीं आता है, संडे टू संडे ही आते हैं। तो चलिए अब मैं फाइनली आपसे अलविदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जे वेंजू।